हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। अभी जो इंटरेस्ट टॉपिक है ब्याज, उसके अंदर 3 पोर्शन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट, नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर 3 इंस्टॉलमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट पोर्शन है हमारे इंटरेस्ट वाले टॉपिक का। तो जो इंस्टॉलमेंट है ये मैं आपको 2 पार्ट्स में करवाऊंगा, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट और फिर सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये समझनी सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी आसान है और इसके अंदर काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को हम ईजिली समझ लेंगे अगले लेक्चर के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट को। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसकी मैं आपको एक खासियत बता दूं कि जो इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक है, अगर ये अच्छे से ना समझाया जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है स्टूडेंट के लिए और उसको इससे डर लग सकता है, उसको चीज़ें याद रखने में मुश्किल हो सकती है। और अगर ये हम बढ़िया तरीके से, बढ़िया नज़रिए से इसको देखें, हर एक चीज़ को देखने के कई तरीके हो सकते हैं, अगर हम इसको बढ़िया नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है आपके लिए। आपको मज़ा आएगा, आपका दिल करेगा कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन मेरे सामने आए और मैं करूं, है? तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे डेफिनेटली कर पाएंगे, इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं समझाऊंगा। तो आपने करना क्या है, तसल्ली से आराम से सीखते रहना है। मैं आराम से सिखाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी मैं आपको सिखाऊं उसको हम प्रैक्टिस करें तो आप उसको एग्जाम में अप्लाई भी कर पाएँ। क्लियर है? तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर थोड़ा मोटा कोई चीज़ मान लो ऊपर नीचे हो, आपको समझ में ना आए, तो या तो रिपीट कर लो या फिर थोड़ा सा खुद सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा इसका ये मतलब है ऐसे। ठीक है, वैसे बेसिक तो परसेंटेज ही है ना, बेसिक तो परसेंटेज है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है वो कैसे काम करती हैं वो आइडिया है। बस इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो स्टार्ट करें फिर। तो चलिए जी, और जो जो भी मैं लिखता जाऊंगा अपने साथ साथ अपने नोट्स में नहीं लिखना है। एक बार मैं अगर एक चीज़ को पूरा समझा दूं, एक सिस्टम को, फिर अपने नोट्स में लिखना है, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, अभी पूरा ध्यान यहाँ पर, पेन नोटबुक को साइड में रख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स कैसे काम करती हैं, एक बार मैं आपको रकम के ऊपर लगा के देता हूँ, वैल्यूज़ के ऊपर लगा के बताता हूँ। मान लो आपने मुझसे आज 1000 रुपये या फिर 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 1 साल बाद आप कुछ रुपए दोगे, 2 साल बाद आप कुछ रुपए दोगे और 3 साल बाद आप कुछ रुपए दोगे, हैं? आप किस्तें दे रहे हो। आपने आज मुझसे, आज यानी कि 0 ईयर्स, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल, कि आपने जो रुपए उधार लिए हैं वो 10,000 रुपये उधार लिए हैं। तो आप ये चाहते हो कि मैं एक बार में रुपए नहीं दे सकता, मैं 3 सालों में रुपए दूंगा। मैं 1 साल के बाद कुछ रुपए पे करूंगा, दूसरे साल के बाद कुछ रुपए पे करूंगा, तीसरे साल के बाद कुछ रुपए पे करूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात बताओ, अगर आप 1 साल के बाद, मान लो आज आपने मेरे से 10,000 रुपये लिए और आप एक बार इंस्टॉलमेंट को भूल जाओ, आपने 10,000 रुपये लिए और आप 1 साल के बाद रुपए पे करोगे मुझे, ये प्रिंसिपल है। और इस इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन के अंदर हमने रेट जो है वो मान ली है 10%, रेट इज 10% पर एनम। तो मान लो 10% की रेट है, तो आप 1 साल के बाद कितने रुपए दोगे? आप बोलोगे जी 11,000 रुपये दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो 10% है 1,000 रुपये, वो ब्याज लग जाएगा। 11,000 रुपये आप मुझे दोगे। तो आपने 10,000 रुपये की जगह 11,000 रुपये क्यों दिए? क्योंकि आपने 10,000 रुपये 1 साल तक यूज़ किए हैं। अगर आप 2 साल के बाद देते तो आप 2 साल के हिसाब से ब्याज देते। तो हम जितने रुपए को, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि तुम 1 साल ही यूज़ करो लेकिन ब्याज मुझे 2 साल का दे दो, तो आप नहीं मानोगे। तो आप जितने टाइम के लिए रुपए यूज़ करोगे उतने टाइम का ही ब्याज देना होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो, आपने कुछ रुपए तो 1 साल के बाद लौटा दिए, कुछ रुपए, मान लो यहाँ पर आपने X रुपए लौटाए, कुछ रुपए आपने 2 साल के बाद लौटा दिए, कुछ रुपए आपने 3 साल के बाद लौटा दिए। तो 1 साल के बाद आप कुछ रुपए लौटा रहे हो, तो आप कितने रुपए का ब्याज दोगे, कितने टाइम का ब्याज दोगे? आप 1 साल का ब्याज दोगे, है ना। 2 साल के बाद अगर आप रुपए लौटा रहे हो तो आपने कुछ पोर्शन रुपये का जो है वो 2 साल तक यूज़ किया है, तो आप 2 साल का ब्याज दोगे। इसको और सिंपली समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई ये काम कर,
ये जो 10,000 रुपये है ना, तुम 3 सालों में देना चाहते हो, चलो ठीक बात है। तो तुम ये करो कि तुम 2,000 रुपये, मैंने इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया। 3,000 रुपये, ये कितने हो गए, 3 और 2 5,000, और 5,000 रुपये मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। तो मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई ये करना कि 2,000 रुपये ये जो हैं, मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया कि ठीक है, मैंने आपको 3 पैकेट बना दिए, ये 2,000 का लो, ये 3,000 का लो, ये 5,000 का लो। तो बिकॉज आप आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो, तो मैंने आपको बोला कि इस पैकेट को मेरे को ब्याज समेत 1 साल बाद दे देना। अब आप 2,000 रुपये 1 साल तक यूज करोगे। इसको मैंने बोल दिया प्रिंसिपल का पहला पार्ट, 3 पार्ट में बांट दिया ना, P1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो मैंने आपको बोला कि ये जो भी पैकेट है, इन पैकेट की टेंशन मत लो, मुझे इस पैकेट का हिसाब किताब करके दे देना 1 साल के बाद। तो आप 1 साल के बाद आओगे, इनको एक बार भूल जाओ। तो आपने ये देखना है कि यार 2,000 रुपये मैंने 1 साल तक यूज कर लिए, तो 1 साल का मैं इस पे ब्याज दूंगा। तो इस 2,000 रुपये की जगह आप कितने रुपए मुझे दोगे? आप मुझे दोगे 10% का ब्याज लगा के 2,200 रुपये। तो आप 1 साल के बाद 2,200 रुपये दोगे और इसका हिसाब किताब हो गया, 10% का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये जो पार्ट 2 है, इसको 2 साल के बाद पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने रुपए लिए कब हैं? ये लिए तो आज ही है ना। तो ये जो रुपये हैं, ये जो पैकेट है, ये आपने 2 साल तक यूज किया। ये पैकेट तो आपने 1 साल तक ही यूज किया, इनको भी आप अभी यूज कर रहे हो, इसको पहले भी आप यूज कर रहे थे, अब आपने 1 साल और यूज कर लिया। तो इसको जब आप इसका हिसाब किताब करोगे 2 साल के बाद, तो आप कितने रुपए दोगे? आप रुपए दोगे 3,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 का स्क्वायर 121, 121 का 3 गुना 3630, आप इतने रुपए दोगे। और ये जो 5,000 रुपये वाला पैकेट है, ये भाई साहब P3, ये आपने 3 साल के लिए यूज़ किया है, अभी तक आप अपने पास ही रखे हुए हो। जब आप इसका हिसाब करोगे तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब ये पैकेट 3 साल पहले लिया था, 3 साल बाद हिसाब कर रहे हो, तो 3 साल का ब्याज दो। तो आप क्या करोगे? अब 3 बार, और सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी ना देते हैं, पूरा अमाउंट देंगे, सिर्फ ब्याज थोड़ी ना दोगे। तो पूरा अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 3 बार 11/10 करके इसको, तो कितने बन जाएंगे? 5 एकम 5, 1331 का 5 गुना कर रहा हूँ, 5 3 15, 13 5 65 और 1 66, 6655, इतने रुपए। तो अगर आप मुझसे 10,000 रुपये लेते हो और आप 1 साल के बाद 2,200, 2 साल के बाद 3630 और 3 साल के बाद 6650 दे देते हो, तो आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। आपने जितने रुपए जितने साल के लिए यूज़ किए, मैंने उसके ऊपर उतना ब्याज ले लिया। अभी आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर एग्जाम के अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, तो धीरे धीरे हम उसके ऊपर आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन इसका उल्टा पूछूं, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि मैंने किसी बंदे को कुछ रुपए उधार दिए थे, तो उस बंदे ने 1 साल बाद 2,200 रुपये दिए, 2 साल बाद इतने रुपए दिए, 3 साल बाद इतने रुपए दिए, और उसने अपनी उधार को चुकता कर दिया। बताओ उसने कितने रुपए लिए थे या मैंने कितने रुपए दिए थे? तो सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे देखोगे? आप इसको ऐसे देखोगे कि भाई ये जो उसने 1 साल के बाद रुपए लिए, उसने जो 1 साल के बाद रुपए दिए, उसने कुछ रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज लगा के दिया होगा। सिर्फ प्रिंसिपल में थोड़ी मान जाऊंगा, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, इंटरेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो उसने 1 साल के बाद जब मुझे रुपए दिए, तो उसने जो रुपए 1 साल तक यूज किए थे उसके ऊपर ब्याज भी दिया होगा। तो ये क्या है भाई साहब? ये अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कुछ रुपए के ऊपर। मान लो जो प्रिंसिपल है उसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, P1, P2 और P3। तो ये P1 प्लस इंटरेस्ट आप बोल सकते हो। अगर उसने P1 रुपये, मुझे पता नहीं P1 कितने हैं, उनको अगर 1 साल तक यूज किया तो उसके 2,200 रुपये बन गए। तो ये क्या है? ये अमाउंट है। ये कितने टाइम बाद का अमाउंट है? ये 1 साल बाद का अमाउंट है। और अमाउंट प्रिंसिपल के कंपैरिजन में कितने गुना होगा? 11/10 गुना होगा। अगर 10% रेट होगी तो, हमेशा नहीं, अगर 10% रेट होगी तो ये किसी वैल्यू का 11/10 गुना है, इसके ऊपर 1 साल तक ब्याज लगा है। तो ये एक बार 11/10 गुना करके आया होगा उस वैल्यू को। तो इसको अगर मैं 10/11 गुना कर दूं, किसी सम को मैंने
यूज़ किया है 1 साल, तो इसको अगर मैं 11/10 गुणा कर दूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ मैं, उनको भी लाना है, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा में मैं करूँगा 2200 गुणा में 10/11। मुझे प्रिंसिपल निकालना है। किसी सम के ऊपर 1 साल ब्याज लग के ये आया है, मुझे ये देखना कि कितने रुपए की पेमेंट कर दी इस बंदे ने। तो 2200 गुणा में 10/11 2000। अगर इसने 2000 रुपये लिए होते और 1 साल के बाद 2200 दे दिए तो इसने हिसाब किताब सही कर दिया, बढ़िया। इसने 2000 रुपये क्लियर कर दिए। अच्छा, प्रिंसिपल के जो 2000 रुपये थे वो इसने इस इंस्टॉलमेंट के थ्रू क्लियर किए हैं। यहाँ पर जो उसने रुपए दिए हैं उसने 2 साल तक कुछ अमाउंट को यूज़ किया है। अच्छा, तो 2 साल का ब्याज लग के ये आया होगा। तो 2 साल का ब्याज, हर 1 साल का ब्याज लगेगा तो 11/10 गुना होगा। तो 2 साल का ब्याज लग के अगर ये आया है तो हमारा प्रिंसिपल क्या होएगा, 2 बार 10/11 3000। क्लियर, ठीक। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या होएगा 6655 इंटू, अब आप समझ ही गए होंगे 10/11 3 बार 10/11 का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000। और हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ये रुपए दे के उसने 2000 रुपये पे किए थे, मतलब उसने 2000 रुपये लिए थे तभी उसने 2200 दिए, 3000 लिए तभी उसने इतने दिए, और 5000 लिए तभी उसने इतने दिए, तो कुल मिलाकर उसने 10,000 लिए थे नेट उस दिन। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। ये मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, इसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझ को डेवलप करेंगे हम अपने को, ठीक है। तो इस बेसिक एग्जाम्पल के दोनों रूप आप लिख सकते हो। जो मैंने 10,000 को तोड़ के वो निकाले थे वो, और इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है, ये दोनों आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये समझ में आ गया तो पॉज करके लिख लो अपना, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा। मान लो मैंने किसी को आज ना, आज से 0 ईयर्स बाद, आज की सिचुएशन को लिख रहा हूँ, आज मैंने किसी को P रुपये दिए और उसने 1 साल के बाद मुझे X रुपये दे दिए, 2 साल के बाद मुझे Y रुपये दे दिए, और 3 साल के बाद मुझे Z रुपये दे दिए। और उसने हिसाब किताब चुकता कर दिया कि ठीक है भाई, उसने हिसाब किताब चुकता कर दिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाकर देखेंगे, थोड़े से और बढ़िया नज़रिए से देखेंगे। तो देखो ज़रा ध्यान से, तो मैं ये कर सकता हूँ कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, तो ये रुपए उसने दिए हैं, कुछ रुपए के ऊपर 1 साल ब्याज लग चुका होगा। अगर आप इसको यहाँ पर लाना चाह रहे हो, अगर आप इसको यहाँ पर लाना चाह रहे हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 साल का ब्याज, यहाँ पर रेट हमने 10% ले ली समझाने के लिए। 1 साल का ब्याज लग के ये आया है, यानी कि किसी अमाउंट का ये 11/10 गुना है, तो इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा तो x इंटू 10/11 गुना। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा कि भैया कितने रुपए की जगह उसने y रुपये पे किए हैं, तो मैं क्या करूँगा y इंटू 10/11 इंटू 10/11। अगर मैं z को यहाँ पर लाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा z इंटू 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू x इंटू 10/11 प्लस y इंटू 10/11 का स्क्वायर प्लस z इंटू 10/11 का क्यूब। ठीक है, क्लियर। जब हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो चीज़ें क्या हैं, चीज़ें 11/10 गुना हो रही होंगी। हर साल 10% बढ़ रहा है रुपया, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 10% रेट है। जब हम ये देखेंगे कि जो रुपया 1 साल बाद x बनता है वो स्टार्टिंग में कितना होगा, तो पीछे आने के लिए हमें 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो रुपया 2 साल आगे बढ़ चुका है उसकी आज की वैल्यू देखने के लिए मुझे 2 बार 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो रुपया 3 साल आगे बढ़ चुका है उसकी आज की वैल्यू देखने के लिए मुझे 3 बार 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट वाले सिस्टम को आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि जो रुपए के बढ़ने की रेट है वो 10% पर एनम है। किसी ने अगर मान लो मैंने आज आपसे 10,000 रुपये लिए उधार और आज ही दे दिए, 10,000 रुपये लिए 10,000 दे दिए, आप मुझसे ब्याज लोगे नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किए। मान लो मैंने 10 मिनट के बाद ही दे दिए, 10 मिनट के बाद भी ब्याज लोगे तो कैसे बंदे हो तुम अपने टीचर से, इतना सब कुछ सीखने के बाद। ठीक है, तो
क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। मैंने आज आपसे रुपए लिए, आज मैंने आपको रुपए वापस कर दिए, तो ब्याज लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ भी टाइम के लिए यूज़ नहीं किया, नेग्लिजिबल मान लो 10-15 मिनट को, ठीक है। अगर मैंने 1 साल बाद रुपए लौटाए तो आप बोलोगे सर वो 10% बढ़ जाएंगे। अगर 2 साल बाद लौटाए तो सर वो 2 बार 10% बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमने अब इसको इस नज़रिए से देखो कि ये रुपये, इस रुपये की 1 साल के बाद वैल्यू x है, अगर इसको मैं आज लेकर आना चाह रहा हूं तो रुपये की वैल्यू हर साल 11/10 गुना हो रही है। जितनी लेट बंदा पे करेगा उतनी बार ही 11/10 टाइम्स हो जाएगी, जितने भी साल होंगे। तो इस रुपये की वैल्यू 1 साल के बाद x है, तो उसने पहले कितने रुपए लिए होंगे, x × 10/11। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं 0 ईयर्स पर सबकी वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। मैं 0 ईयर्स पर सबकी वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं। जब 0 ईयर्स हुए थे तो p की वैल्यू क्या थी 0 ईयर्स में, ये जो प्रिंसिपल था इसको तो बढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, इसकी वैल्यू तो p ही है। मैं इस x की वैल्यू, ये जो भी मनी है उसकी 1 साल के बाद वैल्यू x है, मैं उसको खींच के लेकर आया घसीट के कि भाई यहाँ पर आ, यहाँ पर इसकी वैल्यू x × 10/11 है। इसको मैं 2 साल पीछे खींच के लाया, तो 2 साल पीछे लाऊंगा तो 2 बार 10/11। अगर आगे लेकर जाना है तो 11/10 गुणा करूंगा, पीछे खींच के लाऊंगा तो 10/11 गुणा करूंगा। समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब हम और क्या कर सकते हैं, देखो मैं सबकी वैल्यू को खींच खींच के यहाँ पर लाया हूँ कि 0 ईयर्स पर सबकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, तो मैंने ये जितने भी रुपये हैं x रुपीज़, y रुपीज़, z रुपीज़ और p रुपीज़, मैंने सबकी वैल्यूज़ को 0 ईयर्स पर कंपेयर कर दिया कि जब टाइम 0 ईयर्स था तो इस रुपये की वैल्यू तो p ही थी, क्योंकि ये इसी वक्त का रुपया है। जो रुपया 1 साल आगे जा चुका था मैं 1 साल पीछे खींच के लाया। जब टाइम 1 साल है तब मैं हर एक रुपये की वैल्यू कंपेयर कर सकता हूँ, तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर रुपये की वैल्यू कितनी होगी हर एक रुपये की, क्योंकि इस प्रिंसिपल को बंदे ने पे कर दिया इतने रुपए देकर, तो मुझे इक्वेट करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी और इन सब की मिलाकर जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि इतने रुपए पे कर दिए ये सारी पेमेंट करके। तो इन सब की वैल्यू मैं 0 ईयर पर खींच के लाया था तो इसके बराबर था, देखो सम। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल के बाद भी सबकी वैल्यू सेम होगी, इन सब का जो सम होगा इनकी वैल्यूज का और ये इकलौता वो सेम होएगा, क्योंकि इस रुपये को पे किया है। तो आज रुपये की वैल्यू p है, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 1 साल बाद हो जाएगी p × 11/10। जब आप आगे बढ़ रहे हो तो रुपए की वैल्यू भाई साहब 10% बढ़ रही है, 11/10 गुणा हो जाएगी। तो 1 साल के बाद इस p की वैल्यू है p × 11/10। ठीक है, मैं इसको वहां पर खींच के ले गया, सबको मैं यहीं पर रखूंगा। यहां पर x की वैल्यू क्या है, तो x तो यहीं पर है, 1 साल के बाद ही इसकी वैल्यू है। x को तो मैं कहीं पर खींच के लेके नहीं जा रहा, तो x की वैल्यू तो x ही है। अब y को कितने साल पीछे लाना है, y को लाना है 1 साल पीछे। अच्छा 1 साल पीछे लाना है तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 बार 10/11 से गुणा करोगे, पीछे लाने के लिए 10/11 से गुणा, आगे जाने के लिए 11/10 से गुणा। z को कितने साल पीछे खींच के ला रहे हैं, 1 2 साल पीछे खींच के ला रहे हो, तो z की वैल्यू 2 बार 10/11 गुणा हो जाएगी। यहां से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर, धीरे धीरे आपकी समझ को मैच्योर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आपको चीजें सिखाने की टेंशन मेरी है, आप सीखते चलो, सोचते चलो, जहां पर आपके दिमाग के यूज करने का वक्त है वहां पर आपका दिमाग यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी सोल्व कर सकते हो, सबकी वैल्यूज को 0 ईयर्स पर कंपेयर कर दो, 1 ईयर पर कंपेयर कर दो, 2 ईयर पर कंपेयर कर दो। तो मैं सबकी वैल्यू को 2 ईयर पर कंपेयर कर रहा हूँ ब्लू पेन से। ठीक है जी, 2 ईयर्स पर सबकी क्या वैल्यू होएगी, इस p की क्या वैल्यू होएगी, एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होएगी। अगर मैं इसको 2 साल आगे खींच के ले जाऊंगा तो 2 बार 11/10 गुणा करना पड़ेगा, आप बोलोगे जी हाँ। तो p × 11/10 मैं यहाँ पर सबको लेकर आ रहा हूँ, इसको 2 साल आगे जाना पड़ेगा तो 2 बार 11/10 इजिकल टू x को 1 साल आगे जाना पड़ेगा तो x × 11/10, y वहीं पर रहेगा तो y की वैल्यू y है, z को 1 साल पीछे आना पड़ेगा तो z × 10/11। इससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं सबकी वैल्यू को 3 साल पर भी कंपेयर कर सकता हूं, हर एक सम की वैल्यू कि भैया इसकी वैल्यू 3 साल पर कितनी हो जाएगी यहां पर। तो बताओ इस वैल्यू को कितना आगे जाना पड़ेगा, 3 साल आगे जाना पड़ेगा। तो p × 11/10 × 11/10 × 11/10 इस इक्वल टू, इसको कितना आगे जाना पड़ेगा, 3 साल पर वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, 2 साल आगे,
तो आगे जाने के लिए भाई साहब 11/10 मनी बढ़ रहा है ऐसे, इसको 1 साल आगे जाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू 11/10 और z की वैल्यू z। सर हम कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, टेंशन मतलब क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा, समझते जाओ, इस चीज़ को लिख लो अभी अपने नोट्स के अंदर कि 0 ईयर्स पर हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, 1 पर ऐसे, 2 पर ऐसे, 3 पर ऐसे। हम अगर चाहें तो चौथे साल पे भी कंपेयर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को 4 साल बाद ले आओ, इसकी वैल्यू को 3 साल बाद, इसकी वैल्यू को 2 साल बाद, इसकी वैल्यू को 1 साल बाद। बट हमारा दिमाग खराब नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे ऐसे बिना वजह क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट? कर सकते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज मिलकर इस अमाउंट को पे कर रही हैं। तो किसी भी टाइम लाइन पर जब आप कंपेयर करोगे तो इनका सम इसके बराबर होएगा, क्योंकि बट एक टाइम पर कंपेयर करना है, या तो सबको 0 साल पर लाओ या सबको 1 साल पर लाओ, ये सारी मिलकर इसका ब्याज चुकता कर रही है ना। ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं कहाँ पर, आपके एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ने आज मुझसे ₹P लिए और वो 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है जिसकी वैल्यू है I, 2 साल के बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है जिसकी वैल्यू है I, चलो ऐसे ही गंदा सा लिखे रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, 3 साल बाद पेमेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू है I। मतलब वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करता है, थोड़ी सी बड़ी लग रही है बट इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करता है और इस P को चुकता कर देता है। ठीक है, जनरली इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारे यहाँ आती हैं, तो भी वो अनइक्वल हो या इक्वल हो अंडरस्टैंडिंग तो सेम है। तो आपने करना क्या है, आपने बस वैल्यूज को कंपेयर करना है कि अच्छा इन 3 पेमेंट से ये पेमेंट क्लियर हो गई, तो कहीं पर भी किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर इन तीनों का सम, इन तीनों की उस टाइम पर जो वैल्यू होएगी उसका सम इसके बराबर होएगा, इसकी उस वक्त जो वैल्यू होएगी। तो मैं सबको 0 ईयर्स पर कंपेयर करूं, जनरली ये फॉर्मूला आपको बुक्स के अंदर मिलता है क्या कि 0 ईयर्स पर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो यही है, हमने सबको यहां पर खींच के लाना है, इज इक्वल टू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें एग्जाम में ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सोचोगे कि प्रिंसिपल की वैल्यू तो प्रिंसिपल के बराबर ही है, इन सब ने मिलकर प्रिंसिपल जितना ही जो अमाउंट है वो पे किया है उतना अमाउंट कवर कर दिया इन लोगों ने कि ₹P उधार लिए थे इन 3 इंस्टॉलमेंट से, नक्की हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर 1 साल के बाद I है तो 1 साल पहले क्या रही होगी, तो I इंटू 10/11। एग्जाम्पल के लिए रेट मैंने 10/11 ले रखी है, रेट के अकॉर्डिंग आप फ्रैक्शन यूज करोगे। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 साल पहले, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 2 बार पहले आ रहा है तो 10/11 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 3 साल पहले क्या हो जाएगी, इसको 3 साल पीछे लेकर जा रहे हैं तो 10/11 का क्यूब। तो जनरली आपको बुक्स में कैसे फॉर्मूला मिलेगा, P इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट की वैल्यू I और अंदर आपको मिलेगा कि 10/11 की पावर 1, 10/11 की पावर 2। 10/11 की पावर 1 क्यों है, क्योंकि इसको 1 साल पीछे खींच के लाए, इसको 2 साल पीछे खींच के लाए, इसको 3 साल पीछे खींच के लाए। अगर 4 इंस्टॉलमेंट हो गई तो 10/11 की पावर 4 तक चले जाएगा, 5 हो गई तो 5 तक चले जाएगा। अब आप बोलोगे सर 5 तक चला गया तो कैसे करेंगे, वो इतने कैलकुलेटिव देते नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, फॉर्मेट समझ में आ गया। 4 इंस्टॉलमेंट देगा तो चौथी इंस्टॉलमेंट को 4 साल पीछे खींच के लाएंगे तो 4 बार 10/11 करेंगे तो प्लस 10/11 की पावर 4। तो ये इंस्टॉलमेंट मैंने सब में से I कॉमन ले लिया। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला आप लिख लो, बट समझ दिमाग में रखो कि किसी भी टाइम पर सबकी वैल्यू कंपेयर कर दी, इन तीनों की वैल्यू का सम इसके बराबर होगा। इन तीनों ने मिलकर ये अमाउंट क्लियर किया है, इतना लोन क्लियर किया है इन्होंने। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये जो मैं समझ डेवलप कर रहा हूँ ये आगे काम आएगी इसलिए डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया 1 ईयर के बाद, वैसे 0 ईयर्स होगा या ईयर होगा, क्योंकि 0 तो सिंगुलर क्या मतलब प्लूरल क्या है तो सिंगुलर भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, जो भी ठीक होएगा वो मान लेंगे। 1 ईयर के बाद अगर मैं इनकी वैल्यू कंपेयर करूँ तो P की वैल्यू 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, अगर मैं इस टाइम लाइन पर P इंटू 11/10, ये 1 साल आगे जा रहा है, इस I की वैल्यू I ही रहेगी, है ना, और ये जो I है ये 1 साल पीछे आ रहा है, और ये जो I है ये 2 साल पीछे आ रहा है।
दैट्स इट। 3 पर कंपेयर कर लो, 4 पर कंपेयर कर लो, कहीं पर कंपेयर कर लो, फर्क नहीं पैंदा जी, फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको रजिस्टर कर लो अपने माइंड में। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक छोटी सी ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो हमें एग्जाम में काफ़ी काम आएगी। और हाँ, आप अपनी नोटबुक के अंदर 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हर एक पर कंपेयर करके लिख लो। मैंने सिर्फ 0 और 1 बताया है, वो काम आप पर छोड़ दिया, XYZ के ऊपर करके दिखा दिया था। ठीक है, जनरली हमारे एग्जाम के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट की हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट आती हैं। 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो 2 इंस्टॉलमेंट के लिए मैं आपको एक फास्ट मेथड बता देता हूँ कि 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो काफ़ी फास्ट आप उसे कर पाएंगे। कैसे? यहीं पर हम कुछ चीज़ याद रख लेंगे। देखो क्या, तो प्रिंसिपल, मैं 0 ईयर्स पर सारी वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ। प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा इंटू 10/11 प्लस इंस्टॉलमेंट इंटू 2 बार 10/11। तो इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैंने इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया है जी 1, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 कॉमन लेने के बाद 10/11 बच गया, है ना। तो इस चीज़ को मैं याद करने के लिए बोलूँगा आपको। इसको याद करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा। क्या कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू, ये क्या है? ये रेट वाली फ्रैक्शन का उल्टा, रेट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, या फिर उल्टा लिख लेते हैं, उल्टा। और ये क्या होएगा? ये रेट फ्रैक्शन, रेट के कारण जो हमारी फ्रैक्शन है +1, सॉरी रेट फ्रैक्शन के उल्टे का +1, जो भी यहाँ पर था उसके अंदर एक जोड़ के, 10/11 के अंदर एक जोड़ के। तो इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है क्या बोलते हैं 20% पर एनम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रिंसिपल, आप यहाँ पर देखते रहो, मैं बिना देख के लिख रहा हूँ। देखो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू, इस रेट के कारण हमारी फ्रैक्शन क्या होगी? हर साल मनी जो है वो 6/5 गुना होएगा कि नहीं? 120/100। तो इसके उल्टा लिखेंगे 5/6, और आगे मैं लिखूंगा 5/6 + 1। और एक बात आपको बताइए, 5/6 + 1 करोगे तो क्या होएगा? 5 और 6 का सम बटे में 6, 6 और 5 11/6। तो इन दोनों को जोड़ोगे, 6 और 5 11, और नीचे 6 है वो 6। इसके अंदर जनरली हम एक जोड़ के लिख रहे हैं। तो ये देखो, इससे क्या होएगा? एग्जामिनर आपको कभी इंस्टॉलमेंट देता है, कभी प्रिंसिपल बताता है, और दूसरी चीज़ पूछता है, तो आप बहुत फास्ट बता पाओगे। तो ये चीज़ आप याद रखो, ये आई कहाँ से ये मैंने बता दिया, ये इजीली याद हो जाएगी, बहुत ही इजीली याद हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। और एक और मेथड से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मेथड है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर मैं आपको लगा के बताऊंगा। तो काफ़ी तसल्ली से पूरा आधा घंटा लेके मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, और एक कंसेप्ट अभी भी बचा है, क्वेश्चन के ऊपर बताऊंगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। The sum of ₹1260 is borrowed from a money lender at 10% per annum compounded annually if the amount is to be paid back in 2 equal annual installment। तो 2 साल का है, तो मैंने आपको जो चीज़ याद करने के लिए बताई थी वही एनफ है ना। फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट, हमें इंस्टॉलमेंट बतानी है। देखो, उसने प्रिंसिपल बता दिया और इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू जो भी रेट की फ्रैक्शन है उसका उल्टा। यहाँ पर रेट कितना है? 10% पर एनम, तो 10% के हिसाब से फ्रैक्शन होती है भाई साहब 11/10। सम जो रुपए हैं वो 11/10 गुणा होते रहते हैं। इसका उल्टा 10/11, और 10/11 के अंदर एक जोड़ दो, यानी कि 10 और 11 21/11। उसने प्रिंसिपल बता रखा है, इसकी जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1260 और काम बन जाएगा। जब एग्जाम में सोल्व करेंगे आगे से तो प्रिंसिपल की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे 1260। ठीक है, तो 21 सिक्के, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी 11 × 11 121 × 6। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट विल भी 6 × 6 12 × 6 72 726।
ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। रजिस्टर कर लो थोड़ा सा दिमाग में, पहला क्वेश्चन है इसलिए टाइम दे रहा हूँ। और अब मैं आपको दूसरा मेथड भी यहाँ पर बताऊंगा कि हम कैसे दूसरे मेथड से कर सकते हैं, प्यार से समझाऊंगा उसे। तो यहाँ पर रेट जो है वो 10% पर एनम है। 10% पर एनम का मतलब क्या है? 10% पर एनम का मतलब है कि 10% ब्याज लग रहा है हर एक साल, या फिर हर एक साल जो रुपये हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, वो 11/10 गुना हो रहे हैं। 11/10 गुना 2 साल में कितने हो जाएंगे? 2 साल में रुपये हो जाएंगे 11/10 गुना का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि रेट 10% है, हर साल रुपये 11/10 गुना हो रहे हैं, कि एक साल के अंदर क्या होएगा, आपने 10 रुपये की जगह 11 रुपये देने पड़ जाएंगे। अगर 10 रुपये लिए हैं तो 11। 2 साल के अंदर आपको 100 रुपये की जगह 121 रुपये देने पड़ जाएंगे। 3 साल के अंदर आपको 1000 रुपये की जगह 1331 रुपये देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसी रेट के अकॉर्डिंग हम सिचुएशन क्रिएट करके देखते हैं। मान लो किसी ने प्रिंसिपल लिया 0 ईयर पर, कुछ रुपए दिए, 1 साल के बाद उसने कुछ इंस्टॉलमेंट दे दी, 2 साल के बाद उसने कुछ इंस्टॉलमेंट दे दी और पूरा लोन क्लियर हो गया। रेट कितनी है? रेट 10% है भाई साहब। तो अगर उसने, मान लो इस प्रिंसिपल को मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, P1 और P2। अगर उसने इस रुपए को 1 साल के लिए यूज किया है, मान लो यहाँ पर उसने 10 रुपये लिए थे तो उसको 11 रुपये देने पड़ेंगे। अगर उसने 10 रुपये लिए हैं तो 11 देने पड़ेंगे 1 साल में, रेट 10% है। हाँ, और P2 को उसने 2 साल के लिए यूज़ किया है, तो 2 साल क्या 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 मतलब है? 11/10 का मैंने स्क्वायर कर दिया, कि अगर उसने 100 रुपये लिए हैं तो 121 देने पड़ेंगे। तो मान लो उसने 100 रुपये लिए तो 121 देने पड़ेंगे। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर ने बोला कि इंस्टॉलमेंट्स जो हैं इक्वल हैं। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, तो ये 121 है, ये 11 है, तो क्यों ना इसको भी 11 गुना कर दे। मतलब यहाँ पर जो रेशियोज थे उसको 11 गुना, इसको मैंने 11 गुना किया, इसको भी 11 गुना, तो 11 × 10 110। अगर उसने 110 रुपये लिए हैं तो 121 देगा, है ना, उसको 1 साल तक यूज़ करके। और 100 रुपये लिए हैं तो उसकी जगह 121 देगा 2 साल तक यूज़ करके। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मिल गया कि नहीं मिल गया? प्रिंसिपल कितना है भाई साहब? प्रिंसिपल है 210, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी है? हर एक इंस्टॉलमेंट है 121। इंस्टॉलमेंट हमने इक्वल कर दी। तो उसने क्या किया, अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक इसी रेट के ऊपर बेस्ड एक सिचुएशन हो गई। अब हम इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं। 210 यूनिट की वैल्यू अगर उतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और 121 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा है ना, जो कि 121 यूनिट है। तो ये देखो 121 छिक्के। अब इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखकर आपको बताऊंगा कि इसको, हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को वो एक बार देख लो, डायग्राम को दिमाग में रजिस्टर कर लिया करो पॉज करके कि अच्छा हाँ, एक बार खुद सोचने का दिल करे तो। अब अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे कि रेट जो है वो 10% पर एनम है। अगर अभी जो तरीका बताया उससे क्वेश्चन को करना है तो भैया 1 साल में 10 रुपये की जगह 11 रुपये देगा, और 2 साल में इसका स्क्वायर कर दो, 100 रुपये की जगह 121 रुपये देगा। तो ये है 10 रुपये की जगह 11 रुपये देगा, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है। ये प्रिंसिपल के लिए हैं ये वैल्यूज़, और ये इंस्टॉलमेंट के लिए हैं ये वैल्यूज़। और इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो ऊपर वाले को 11 गुना कर दो, दोनों को, इसको भी, तो ये 110 हो गया। मैं इसको इंटू 11 करके 121 नहीं लिखता क्योंकि वो तो नीचे दिख ही रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 210। ये दोनों जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा होता है हमेशा कोई, कि हर साल कितने रुपए देगा, वो हर साल 121 दे रहा है। तो 210 यूनिट की वैल्यू बता दी, 121 की पूछ ली, सिंपल। ऐसे हम करेंगे। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर लेता है, ब्याज पूछ लेता है। तो देखो इस केस में ब्याज कितना लगा, इसको सोल्व करके 121 मत लिखो, 110 की जगह 121 दिए हैं, तो बताओ कितना ब्याज लगा? 11 रुपये का, यहाँ पर 11 रुपये का ब्याज लगा। 110 की जगह 121 दिया, यहाँ पर कितना ब्याज लगा? यहाँ पर ब्याज लगा 21 रुपये का। तो टोटल ब्याज कितने का लगा? टोटल ब्याज लगा, इन दोनों को जोड़ दो, 32 रुपीज़ का। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया होगा, तो 210 यूनिट की वैल्यू उतनी है, बता दो 32 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? बता दोगे 180 और 12 192। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पूछ रखी है तो उत्तर यही रहेगा।
तो ये दूसरा मेथड है, इसको 3 साल के ऊपर भी अप्लाई करके बताऊंगा, कई सारे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगा। अभी क्वेश्चंस की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, अभी आएंगे मज़े, कई सारे क्वेश्चन करेंगे। ए बिल्डर बोरोज ₹2550, और मेरे बताने से पहले खुद सोल्व करके देखोगे। ए बिल्डर बोरोज ₹2550 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ठीक है भाई, बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट का सवाल है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का, तो वही तरीका चलेगा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू, हमारी रेट के हिसाब से हमारी फ्रैक्शन क्या है भाई, 104/100 यानी कि 26/25। इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं 25/26। अब इसके अंदर 1 जोड़ूंगा तो यानी कि 25 और 26 51/26। सोल्व कर लो, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। उसने पूछी क्या है, उसने आपसे पूछे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। तो कभी भी प्रिंसिपल बता के इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछे या इंस्टॉलमेंट बता के प्रिंसिपल की वैल्यू पूछे तो इस तरीके से काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि ब्याज कितना है, वो भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट हम दूसरे से ही निकाल लेंगे, उससे काफ़ी ईजी रहता है। ठीक, तो देखो 51 से जाएगा 50 पर, 25 से 2 पर, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 का डबल, 600 यूनिट डिजिट 2 1 में ही है। ठीक है, 1352। क्लियर है भाई। अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो दूसरे तरीके से करोगे तो हमारी रेट के कारण 26/25 गुना हो रहा है सम, यानी कि 25 रुपये अगर लोगे तो 1 साल में 26 देने पड़ेंगे। 2 साल में 25 का स्क्वायर कर दो, 625 रुपये की जगह 676 देने पड़ते हैं। ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना पड़ेगा, तो इंटू 26, यहाँ पर भी इंटू 26। 25 इंटू 26 का मतलब है कि 25-26 बार आना, 25-26 टाइम्स आना। 25 टाइम्स आता है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 बनते हैं। एक बार और आ जाएगा तो 625 और 25 650। ऐसे भी चीज़ों को देखना आना चाहिए। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा है, उसने प्रिंसिपल बता दिया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है भाई, 1275, और उसने इतने यूनिट की वैल्यू बता दी, इतने यूनिट की वैल्यू पूछ ली। 1275 यूनिट की वैल्यू कितनी है, उतनी 2550। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी, ये। इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी, ये। इसका डबल यानी कि 1352। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, कमल टुक 6800 रुपये एज लोन विच इज़ टू बी पेड विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12.5% कंपाउंडेड एनुअली। अगर 12.5% है यानी कि हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 9/8 गुणा, है ना, 1/8 का ब्याज लग रहा है, 9/8 गुणा। तो हमने क्या बतानी है, हमने बतानी है इंस्टॉलमेंट, तो उसी तरीके से कर लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 9/8 फ्रैक्शन है, उसका उल्टा 8/9। अब 8/9 के अंदर 1 जोड़ दो, 9 और 8 17/9। दैट्स इट भाई। 17 चौके 68, 8 5 40, 50 हो गया। 9 में 81 इंटू 50, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 5 एकम 5, 5 8 40, 4050। दूसरे तरीके से आप खुद करोगे या मैं बता देता हूँ। 1 साल में 8 रुपये के 9 रुपये देने पड़ेंगे, 2 साल में इसका स्क्वायर 64 के 81 देने पड़ेंगे। तो इसको मैं 9 गुना करूँगा तो 9 में 81, 9 8 72। ठीक है, उसने किस चीज़ की वैल्यू बता दी, उसने आपको वैल्यू बता दी 130 और 6 136 यूनिट की, और पूछ ली 81 यूनिट की। 136 यूनिट की वैल्यू कितनी है, उतनी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, और 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। दैट्स इट। 17 चौके 17 8 8 5 40, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन, सेम आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई कर लेंगे। इसको करो फिर। A man buys a scooter on making a cash down payment of 16,224। अब ये कैश डाउन पेमेंट क्या होती है, कैश डाउन पेमेंट होती है भाई साहब कि आप कोई चीज़ खरीदने गए, आपने ऑन द स्पॉट रुपए दे दिए। मान लो कोई चीज़ 50,000 रुपये की है, एक बाइक है वो 50,000 रुपये की है। आपके पास 50,000 रुपये नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई बाइक तो खरीदूँ। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, कंपनियाँ ये करती हैं कि भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, आप बोलोगे मेरे पास 10,000 रुपये हैं। टोटल चीज़ 50,000 की है, तो आपने उस दिन 10,000 रुपये दे दिए।
तो एक बात बताओ, आपने 10,000 रुपये दे दिए, बाकी कितने देने थे? और 40,000 और देने थे। तो ये 40,000 जो है ये उधार हो गए। ये क्या हो गए? ये उधार हो गए। ये आपने बोरो किए हैं ना कि 50,000। 10,000 तो दे दिए ना भाई, उस दिन 40,000 और देने थे, वो आपने दिए नहीं। तो ये 40,000 आपका प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ब्याज वगैरह लग के आपसे रुपया वसूल लिया जाएगा। ठीक है। उस बंदे ने ऑन द स्पॉट उसी दिन 16,224 रुपये दे दिए, इसके ऊपर ब्याज थोड़ी लगेगा। उसी दिन उसने 16,224 रुपये दे दिए। ठीक है जी। लेकिन अब क्या, उसने ये प्रॉमिस कर लिया टू पे 2 more ईयरली इंस्टॉलमेंट, की 2 और इंस्टॉलमेंट देगा सालाना ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट यानी कि इसी के बराबर, इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ठीक है, आज उसने इतने रुपए दे दिए, स्कूटर की जितनी भी कीमत थी उसके इतने रुपए तो उसने दे दिए, बाकी जो भी कीमत का हिस्सा था वो उसने उधार ले लिए। अच्छा, और 1 साल के बाद उसने दिए 16,224, और 2 साल के बाद एक और इंस्टॉलमेंट दी जो थी 16,224, और उसने स्कूटर की सारी पेमेंट कर दी। तो स्कूटर की पेमेंट उसने 3 हिस्सों में करी है। एक पार्ट था स्कूटर की पेमेंट का जो उसने पे कर दिया, दूसरा पार्ट था जो उसने 1 साल तक यूज़ किया और उसके ऊपर ब्याज लग के इतना बना, और तीसरा पार्ट था जो उसने 2 साल तक यूज़ किया और उसके ऊपर 2 साल का ब्याज लग के इतना बना। तो स्कूटर की कीमत कितनी होगी? ये तीनों पार्ट निकाल लो। एक पार्ट तो उसने पे कर दिया कि ये लो भाई बिना ब्याज के आज ही लो, तुम क्या सोचते हो हमारे पास रुपया नहीं है, आज ही लो 16,224। ठीक है। अब एक पार्ट ऐसा था उसको उसने 1 साल तक यूज़ किया और इतने रुपए बने, तो ये 1 साल यूज़ करने के बाद इतना बना, तो एक्चुअल में कितना था भाई बिना ब्याज के? रेट है 4%, तो 4% का मतलब है 26/25 गुना होना। ठीक है भाई, तो इसको 25/26 गुना कर रहा हूं, तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 8 104, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 624 इंटू 25। यहाँ से एक 4 मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि 2500 के 100 बन जाए, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 156, 156 इंटू 100, 15,600। तो 15,600 रुपये जो पार्ट था उसकी जगह उसने 1 साल बाद 16,224 रुपये दिए। 1 साल बाद देगा तो 1 साल का ब्याज लगेगा। और ये जो मामला है ये तो उसने 2 साल यूज़ कर रखे हैं, इसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगा है, तो इसको मैं 2 बार 25/26 गुणा करूँगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने 1 बार 25/26 किया तो इतना आया, तो क्यों ज़्यादा कैलकुलेशन करें, इसी को एक बार फिर से 25/26 कर देते हैं। जब इसको 1 बार किया तो ये आया था, 1 बार और मैं कर रहा हूँ। तो 13 दूनी 26, 13 से 12 पर गया, 2 से गया 6 पर। ठीक है, 25 छिके 150, 150 के आगे 2 0, 15,000। तो स्कूटर की पेमेंट का जो तीसरा पार्ट था वो ये है। तो नेट कितनी कीमत थी भाई स्कूटर की? जोड़ लो, एंड में 24 है किसी के, 46,824। क्लियर? तो 46,824 टोटल कीमत थी, उसमें से 16,224 तुरंत पेश कर दिए भाई ने, फिर 15,600 की जगह 1 साल बाद इतना दे दिया, 15,000 की जगह 2 साल बाद इतना दे दिया, हिसाब किताब नक्की कर दिया। अब लेकिन ये वैसे 2 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था, ये तो कैश पेमेंट थी, इसको भूल जाओ। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने 2 पेमेंट की, पहले साल इतनी, दूसरे साल इतनी, तो उसने कितने रुपए लिए होंगे? 2 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ये, तो कितने रुपए लिए होंगे? तो देख लेते हैं कितने रुपए लिए होंगे। प्रिंसिपल ही निकालना है ना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट कितने की है? 16,224 की, इनटू रेट है 4%, तो वही मैं अपना कंसेप्ट कर रहा हूँ 2 इंस्टॉलमेंट वाला। तो रेट अगर 4% है तो 26/25 का उल्टा 25/26 गुणा में 25 और 26 51/26 प्रिंसिपल आ जाएगा कि ये 2 इंस्टॉलमेंट जो पे की हैं उसके इक्विवेलेंट कितना प्रिंसिपल होगा, कितने रुपए के कारण ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती हैं, या ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट जब बंदा पे करता है तो कितने रुपए का लोन चुकता कर रहा होता है, वो कितने रुपए उसने उधार लिए होंगे। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 8 104, 13 दूनी 26, 13 में 117, 13 छके 78, 2 और 2 4, 4 से जाएगा 24 पर। इस 24 में से एक 4 इस भाई साहब को दे दो तो 100 बन जाएगा, यहाँ पर बच गया 6, तो 6 एकम 6, 6 5 30 और 2500 के 100,
तो उसने 30,600 रुपये का लोन या इतने रुपए लिए थे, उसके कारण ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट दी। एक तो इतने रुपए, स्कूटर की कीमत 2 हिस्सों में उसने दी, एक तो उसी दिन दे दी और एक बाकी रुपए लोन लेके 2 इंस्टॉलमेंट में दे दी। तो जो उसी दिन दी वो 16,224 थी कैश डाउन पेमेंट। तो नेट इतने रुपए उसने दिए, जो भी अपना आया था 40,824, नेट ये कीमत है। कुछ उसी दिन दे दिए, कुछ भैया 2 इंस्टॉलमेंट की मदद से दे दिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ये बताओ 62,640, तो भाई 62,640 आएगा हिंदी वालों। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अगर अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम ना बनाया होता तो एक तो इतनी स्क्रीन यहाँ पर भरनी नहीं पड़ती ब्लू कलर से, हैं, मैथ के टीचर का काम आधा हो जाता, पता नहीं कितनी जगह काम आधा हो जाता। पर चलो उस चीज़ के डाउन साइड बहुत थे, अपसाइड भी थे, बट उस तरफ उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने तो नुकसान ही झेला है। अपसाइड यही था कि थोड़ा मोटा, पता नहीं अपसाइड थे कि भी नहीं, हम अपने मैथ पे ध्यान देना। चलो ये करते हैं। ए मैन टुक सम लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 8% पर एनम के हिसाब से उसने लोन लिया। एंड ही रीपेड द होल अमाउंट ऑफ द लोन बाई पेइंग 50,000 रुपये एंड 62,640 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। उसने कुछ लोन लिया, उसने 1 साल के बाद 50,000 रुपये दे दिए और 2 साल के बाद उसने 62,640 रुपये दे दिए। तो उसने 0 ईयर्स पर P रुपये लोन लिया ना, जो भी प्रिंसिपल था। तो द सम ऑफ लोन वाज, तो लोन का सम कितना था। इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, समझिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो मनी है इसके ऊपर 1 साल तक ब्याज लगा होगा। आप बोलोगे जी हाँ। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 50,000 रुपये हैं इसकी वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पर 0 ईयर पर, यानी कि इसकी एवज में कितने रुपए उधार लिए होंगे, ये जो उसने इंस्टॉलमेंट दी है ये कितने रुपए के लिए देनी पड़ रही है उसको। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, 11/10 गुणा, अच्छा 8% है, तो भाई 8% के लिए आगे बढ़ने के लिए हम करेंगे 108/100 गुणा। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए 108/100 गुना करेंगे, पीछे आने के लिए 100/108 करेंगे। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। प्लस में ये जो उसको रुपए देने पड़ रहे हैं उसने, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो गई होगी, उम्मीद है, 100/108 2 बार। लेकिन अब आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो है ये 108 से कट नहीं रहा, 108 से नहीं कट रहा है, कहाँ कट रहा है, ठीक है। ये भी 108 से एक बार कटेगा, उसके बाद कटेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपकी नज़र को मैं पार के बना दूंगा, आप कभी भी नहीं फंसोगे ऐसे जाल में एग्जामिनर के। ठीक है, एक तो मैं इसी कैलकुलेशन को करके दिखा देता हूँ। कभी मान लो दूसरी जगह ऐसी कैलकुलेशन में फंस गए तो आप कैसे करोगे। मान लो ये 108 से नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 100/108 को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50,000, वहाँ पर एक बार ही कट रहा है। या फिर आप बोलोगे हमें कैसे पता चला वहाँ पर एक बार ही कट रहा है, तो चलो इस डाउट को भी दूर करते हैं। तो जब मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मैं आपको अभी सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तो 108 से एक बार भी जाएगा नहीं, हमें पता है, तो हम थोड़ा मोटा काट सकते हैं बट वो मैं नहीं काट रहा। ठीक है, 18 छिक्के 18 3 54, तो 8 बच जाएगा। कितने बच जाएगा, 18 चौके 72, 86 में 72, 14, 18 8 144, 6 से 6 5 30, 6 8 48, 0। तो उसके बाद क्या है, 108 से कटेगा। हाँ मुझे पता है 2 से कट जाएगा, मतलब मान लो 4 से कट जाएगा, उसके बाद भी तो नहीं कटेगा 27 से। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अभी भी नीचे 108 से नहीं कट रहा, तो अब आप क्या करोगे, अब आप 108 कॉमन ले लोगे और तो क्या ही करोगे, या फिर 100 भी कॉमन ले लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर कितना बचा, 50,000, यहाँ पर कितना बचा, 100/108 कॉमन लेके, दिस इंटू दिस 58,000,
ये अंदर कितना आ गया, ये अंदर आ गया। अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ऐसे एंड में वो सोल्व हो जाएगा, वो कट रहा होगा। तो 100,000 यानी कि 1,00,000 रुपये उसने लिए थे। क्लियर। या फिर ऐसे क्वेश्चन को हम एक्चुअल में ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में, ये फिर भी कैलकुलेटिव है, टेंशन मत लो, बहुत ही कम कैलकुलेशन से करेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको इस चीज़ की वैल्यू बतानी है कि भैया कितने रुपए उसने उधार लिए हैं, 1 साल के बाद इतने दिए, 2 साल के बाद इतने दिए, 3 साल के बाद इतने दिए, तो आप ये देख लिया करो कि ठीक है रेट 8% है, तो क्या ये 108 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, हम इनको एक एक स्टेप पीछे घसीट के लाएंगे। मैं इस रुपए की वैल्यू यहां पर ना देख के मैं ये देखूंगा इस रुपए की वैल्यू यहां पर कितनी थी 1 साल पहले। इसकी वैल्यू अगर मैं 1 साल पहले देखूंगा तो सिर्फ मेरे को एक बार इसको 100/108 करना पड़ेगा। मान लो आपको ये लग गया कि भैया ये तो 108 से नहीं कट रहा, और सर हमें कैसे लगेगा, आगे और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको काट रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल हमने काटा था तो ये उतना आ गया था ना, 580 आ गया था, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 58,000। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली 2 साल पहले ले जाने के बजाय मैंने क्या किया, मैं इसकी वैल्यू को 1 साल पहले खींच कर लाया। तो अब जो टोटल वैल्यू है अब कितनी हो गई, वो एग्जामिनर कई बार वैल्यूज ऐसी सेट करता है। अब इसको पीछे ले जाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब सारा मनी यहाँ पर हो गया ना, 1 साल बाद सारे रुपये की वैल्यू इतनी है। देखो कुछ रुपए की वैल्यू 2 साल के बाद इतनी थी, कुछ रुपए की वैल्यू 1 साल के बाद इतनी थी, वो सारे रुपए निकालने थे। तो कुछ रुपए की वैल्यू 2 साल बाद इतनी थी, तो 1 साल पहले कितनी होगी, गुणा में 100/108 रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सारे रुपए की वैल्यू 1 साल के बाद इतनी है, तो अब इसको 1 साल और पहले खींच के लेकर आएंगे, तो 100/108, ये लो भाई 1,00,000 रुपए है भाई सारे रुपए की वैल्यू, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया, इतना बहुत है, आगे मेरी जिम्मेवारी है। A loan has to be returned in 2 equal yearly installment, each of rupees this much. If the rate of interest is 5% per annum compounded annually, then the total interest paid is, तो भैया टोटल इंटरेस्ट पेड कितना है। अब की बार उसने इंटरेस्ट पूछ लिया, उसने इंस्टॉलमेंट बता दी, प्रिंसिपल नहीं पूछा, इंटरेस्ट पूछ लिया। तो इंटरेस्ट बताने के लिए वो मेथड बेस्ट रहेगा, 1 साल 2 साल वाला। तो रेट है अपनी 5%। 5% का मतलब है कि 20 रुपये के 21 रुपये बन जाएंगे 1 साल में। 21/20 होती है ना 5%, 100 के 105 बन गए, 20 के 21। 2 साल में 400 रुपये की जगह 441 रुपये देने पड़ेंगे। 2 इंस्टॉलमेंट है तो मैं 2 पावर तक आया, 3 आएंगे तो 3 तक आऊँगा, आगे 3 वाले क्वेश्चन आएंगे। इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर रहे हैं तो ऊपर नीचे 21 से गुणा करेंगे, 21 × 20 420, ये लो भाई। ठीक है, तो अब देखो उसने इंटरेस्ट पूछा है, तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लगा भाई, 420 की जगह 441 दे रहा है तो 21 रुपये का। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लगा भाई, 41 रुपये का। नेट कितना इंटरेस्ट लगा मेरे भाई, 62 रुपीज़ का। तो हमें 62 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी हो तो इसका मतलब 441 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। अगर प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी हो कि भाई इतने रुपए थे, तो इसका मतलब 420 + 400 820 की वैल्यू दे रखी है। सिंपल है। उसने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो जो वैल्यूज़ हमने माननी हैं उससे कितने गुना है मामला, उससे भाई साहब 100 गुना है। आपको साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन में, और 2018 Tier 2 का क्वेश्चन है, 441 का 100 गुना है, तो ये 62 का 100 गुना 6200 हो जाएगा इंटरेस्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। तो ये बताओ, सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन 2 equal हाफ ईयरली, तो 2 equal इसका मतलब 2 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है बट हाफ ईयरली है, तो ठीक है 6 महीने में हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम रेट जो हो 6 महीने के अकॉर्डिंग ले लेंगे। रेट अगर 8% पर एनम है तो 6 महीने की रेट 4% होएगी, बस ये सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड कितना था, तो 4% का मतलब क्या है भाई, 100 से 104 हो जाना, 25 से 26 हो जाना। तो 25 रुपये की जगह 1 साल में 26 दे रहे हैं, 625 की जगह 2 साल में 676 दे रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट को सेम कर रहा हूँ, तो ये 650। ठीक है भाई, इंटरेस्ट कितना है, 650 की जगह 676, 26 रुपये। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है,
चीख गायब हो गई। 51 रुपये। ठीक है, ओवरऑल ब्याज कितना लगा है भाई? 77 रुपये। उसने क्या बताया है कि इंटरेस्ट कितना है अगर हर एक हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट इतनी हो तो। ये किसकी वैल्यू है? ये 676 की वैल्यू है, 10 गुना दिख रही है। एक्चुअल क्वेश्चन है 2018 टीयर 2 का, इसकी 10 गुना है तो इसका 10 गुना इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर है? A man borrows a certain money from a bank and promise to pay the amount in 2 equal annual installment if the rate of interest is this. ठीक है, if the interest paid by him is this, then the value of each installment is. ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली कर लोगे। ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ ना। तो 12.5% रेट है, यानी कि 8 रुपये के 9 रुपये बन जाएंगे एक साल में। 64 रुपये की जगह 81 रुपये दे रहा होगा बंदा एक साल 2 साल में, तो 9 इंटू 9 81, 9 8 72 इंस्टॉलमेंट सेम कर ली। ठीक है, तो जिक्र किसका हो रहा है? अगर इंटरेस्ट इतना है तो हमने क्या बतानी है? इंस्टॉलमेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कितना है भाई? 72 से 81 हो जाना, 9 रुपये। यहाँ पर कितना है? 17 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 9 और 7 16, 26 रुपये। ठीक है, 26 रुपये की वैल्यू दे रखी है। 26 का कितने गुना है? 20 गुना है ना। वैसे मुझे डायरेक्टली दिख गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होएगी। वो पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट कितने की है? 81 यूनिट की वैल्यू, तो ये लो भाई। ठीक है, इज इट क्लियर? ये करके बताओ। 3 इंस्टॉलमेंट वाला है, आप खुद इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस सम ऑफ रुपीज़ 1820 बोरोड एट 20% पर एनम। तो 20% का मतलब है 5 रुपये के 6 रुपये बन जाना। एक साल में 5 रुपये की जगह 6 दोगे, 2 साल में 25 रुपये की जगह 36 स्क्वायर कर दो, 3 साल के लिए क्यूब कर दो, 125 रुपये की जगह 216 दोगे। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों को 6 गुना कर दो। 36 इंटू 6 216 हो जाएगा। ये 6 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर 6, 6 से तो 25 के 150। ठीक है, यहाँ पर 36 से गुणा करोगे, 36 पंजे 180। ठीक है, क्लियर है? ये सारे 216 ही हैं, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी से डील कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बतानी है अगर सम की वैल्यू इतनी है, तो सम यानी कि ये प्रिंसिपल होता है। इसको देखो भाई, 100 200 300 300 455 455, तो 455 यूनिट की वैल्यू उसने बता रखी है 1820। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1820 बटे में 455। हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यानी कि 216 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी। तो ये कितने पर जा रहा है? 4 पर, तो 864 ऑप्शन है। सिंपल। अब ये करो, हेलो। ए टीवी इज अवेलेबल फॉर 1.5 लाख कैश और फॉर, यानी कि कैश का मतलब क्या है कि आज इतने रुपए दे दो। ठीक है, या फिर क्या करो, या फिर इतने रुपए एज ए कैश डाउन पेमेंट दे दो, तो बाकी रुपए कितने हो जाएंगे? कैश डाउन पेमेंट मतलब कि आज ही इतने रुपए दे दो, तो बाकी रुपए उधार हो जाएंगे। तो कितने रुपए उधार हो जाएंगे उसमें से घटाओ, इसमें से इसको। ये है 150,000। अच्छा, पहले तो मैं उसमें से घटा देता हूँ 17,000, तो हो जाएगा 1,33,000, और फिर मैं 600 घटा देता हूँ 1,32,400। इसमें से मैंने इसको घटा दिया तो ये आया। ठीक है, हाँ जी। इतने रुपए की कैश डाउन पेमेंट दी, तो इतने रुपए उधार हो गए। अब इन रुपयों को चुकाने के लिए बंदे ने 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दी, 6 महीने में इंस्टॉलमेंट दी। किस रेट से? 20% पर एनम। 6 महीने में दे रहा है, तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? अगर इंस्टॉलमेंट मंथली होएगी तो हम मंथली रेट देखेंगे फिर। तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 10%। तो 10% रेट है। देन द टोटल इंटरेस्ट पेड, तो देखते हैं। तो 10% रेट है, तो 10 रुपये के 11 एक साल में। ठीक है, 100 रुपये के 121,
1000 रुपये की जगह 1331 क्यूब कर दिया। इसको इंटू 11 करो तो 1100, इसको इंटू 121 करोगे तो 1210। ठीक, क्लियर है। तो आप पूछते रहे, इंटरेस्ट पूछते रहे तो इंटरेस्ट देखो 210 300 तो ये हो जाएगा 121। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट है भाई, 1100 से 1331, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 231। ठीक है, यहाँ पर 331। टोटल इंटरेस्ट कितना है देखें, ये सारा मिला के 300 200 500 600, 30 और 30 60 और 20 80, 680 और 3 683, 683 रुपये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पूछ रहा है वो। ठीक है, ओके। तो हमें क्या पता है, हमें प्रिंसिपल पता है, इंस्टॉलमेंट नहीं पता। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, इन तीनों को जोड़ दो, 10 3 3। तो हमें इतने यूनिट की वैल्यू पता है, हमें इतने यूनिट की वैल्यू पता नहीं है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है भाई, एक यूनिट की वैल्यू है 132400 डिवाइडेड बाई 3310। हमें बतानी है 683 यूनिट की वैल्यू इंटरेस्ट की। क्लियर, ये सिंपल सी बात है। कितने पर जाएगा ये, 4 पर जा रहा है क्या, हाँ ये 4 पर, 4 कम 4 4 3 12, 4 पर जा रहा है ये, 4 पर, और एक 0 भी है, 4 3 12, एंड में 20 आएगा, 2 में 20 आ रहा है तो सॉल्व ही कर लेते हैं। 0 4 3 12, 4 8 32 और 1 33, 3 4 6 24 और 3 27, 27 320। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है। The sum of rupees 25,220 is borrowed at 5% per annum compound interest and paid back in 3 equal annual installments. What is the amount of each installment? हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने के लिए लिया है, वो चीज़ समझाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। कर तो हम डेफिनेटली लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर लोगे। एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा था कि कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ जाए तो उनको हम कैसे डील करेंगे, एक आधी बार आ जाते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है ना। तो इसका मतलब जो सम है वो 20 से 21 हो जाएगा एक साल में, 400 से 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, और 20 का क्यूब करोगे तो 8000 से 9261 हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर थोड़े से डिफ़िकल्ट नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 21 का क्यूब आ गया, हो सकता है 26 का क्यूब आ जाए, इस टाइप से। तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस मेथड से अभी मैं क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप सोल्व कर सकते हैं, मेरी उम्मीद है। दूसरे से बताऊंगा। अरे इससे बड़ा ठंडा हो गया आज। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। तो मान लो आपने ₹P लिए 0 ईयर पर, 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट दी आई की, 2 साल के बाद इंस्टॉलमेंट दी आई की, 3 साल के बाद इंस्टॉलमेंट दी आई की। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम सारे अमाउंट को यहाँ पर कंपेयर कर रहे होते हैं कि P इज इक्वल टू, ये जो इंस्टॉलमेंट है इसको 1 साल पहले लाऊंगा तो कितनी हो जाएगी। अब मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, इसको 2 साल पहले लाऊंगा, इसको 1 साल पहले लाऊंगा, तो I इंटू रेट कितना है 5%, यानी कि 20/21। ठीक है, इसको पहले लाऊंगा I इंटू 20/21, इसको 2 साल पहले लाऊंगा तो इसकी वैल्यू I इंटू 20/21 इंटू 20/21। तो I मैंने कॉमन ले लिया, तो 20/21 का स्क्वायर। इसको 3 साल पहले लाओगे तो ऐसे ही 20/21 का क्यूब। I मैंने सबका कॉमन ले लिया। तो अगर हम इस क्यूब वाली वैल्यू से डील नहीं करना चाह रहे, आपको ये लग रहा होगा कि सर ये 21 का क्यूब हो सकता है कल को ये 25 का क्यूब बन जाए, 26 का 27 का क्यूब बन जाए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा। हालांकि 3 साल के क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, बट कभी कभी वो डिफिकल्ट कर देता है, मैंने ICAR के एग्जाम में देखा था। तो हम इसको थोड़ा सा ईजिली डील कर सकते हैं अगर हम इस मेथड से करना चाहें तो। उस मेथड से तो हम कर ही सकते हैं। तो आप क्या करो, आप सभी वैल्यूज़ को देखो, आप इसको आपने क्या किया, आप इसको 1 साल पीछे लाए, 2 साल पीछे लाए, 3 साल पीछे लाए। तो 3 साल पीछे लाए तभी प्रॉब्लम हुई ना,
क्यों लाए 3 साल पीछे? यहाँ पर कंपेयर कर लो ना, या यहाँ पर कर लो। आप एक्सट्रीम्स में क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप इसको 1 साल आगे ले जाओ ताकि इसको 2 ही साल पीछे आना पड़े। तो इस प्रिंसिपल को अगर मैं 1 साल आगे ले गया तो प्रिंसिपल क्या है 25220, इसको 1 साल आगे लाऊंगा। यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 5% है 21/20, 1 साल आगे। इस आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होएगी? अब मैं यहाँ पर 1 होएगी, इसको तो यहीं पर रखना है। अब इसको 1 साल पीछे लाना है, तो ये आई इंटू पीछे आने के लिए 20/21 है ना, प्लस इसको 2 साल पीछे लाना पड़ेगा, तो 2 बार 20/21, तो 20/21 का स्क्वायर यानी कि 400/441। समझ रहे हो? मैंने वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करने के बजाय यहाँ पर कर दी, या फिर यहाँ पर कर दो, तो क्या होगा? किसी को भी 3 साल नहीं सरकना पड़ेगा। तो 3 साल नहीं सरकना पड़ेगा तो क्यूब नहीं आएगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 441 नीचे एलसीएम लिया, यहाँ पर आया 441, 21 × 21 यहाँ पर आया 420, यहाँ पर आया 400, 400 400 400 1261। तो ये क्या हो गया भाई 1261। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन करता हूँ तो मैं आई के साथ नहीं लिखता, वो चीज़ें जो मैंने ये लिखी हैं ये मैं अलग से करता हूँ, फिर एंड में यहाँ पर 1261 बटे में ये ला के चिपकाता हूँ। हम इसी बने बनाए इक्वेशन को ख़राब नहीं करते। ठीक है, अब करें। 2 × 2 2 दूनी 4 2 × 12 2 × 2 1261 से 1261 गया, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 441। अब यहाँ पर 21 पर आ जाए, 21 का स्क्वायर और 21 9261। हालांकि हमें 21 का क्यूब यहाँ पर करना ही पड़ा है ना, बट ये भी एक वे है इस इक्वेशन को डील करने का, वो मैं आपको बता रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। A man borrowed some money and agreed to pay off by paying rupees 3150 at the end of first year and this much rupee at the end of second year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then the sum is। एक बंदे ने कुछ रुपए लिए और वो 1 साल के बाद अगर इतने रुपए दे दे और 2 साल के बाद अगर इतने रुपए दे दे तो क्या होएगा? पूरी पेमेंट चुकता हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% पर एनम। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आपने ये देखना है कि उसने कितने रुपए लिए थे, तो इसको 1 साल पीछे खींच लाओ, इसको 2 साल पीछे खींच लाओ, या फिर क्या कर सकते हो इसको 1 साल पीछे खींच लाओ ऐड करके, फिर 1 साल पीछे खींच लाओ। ठीक, क्लियर? तो इसको मैं 1 साल पीछे खींच के लेकर आ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 1 साल पीछे कितनी थी, तो इसको मैं एक बार 20/21 से गुणा करूंगा, रेट 5% है, पीछे ला रहा हूं तो 20/21, तो कितना हो जाएगा ये 4200। 1 साल बाद सारे मनी की वैल्यू इतनी थी, तो फिर से 1 साल पीछे हम खींच के लाना चाह रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी? बस इतने रुपए उसने उधार लिए थे। इन चीज़ों को अब समझना स्टार्ट कर दो। 21 3 63, 21 5 105, 35 दूनी 70 और 2 0 7,000 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, CGL 2016 Tier 2 का क्वेश्चन है, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है और इसीलिए ये भी एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है। A man borrowed a certain sum and agrees to repay it by paying 4,000 at the end of first year and this much at the end of second year। तो वही आप कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। 1 साल के बाद 4,000 रुपये दिए, कुछ रुपए लिए थे। 2 साल के बाद 7,700 रुपये दिए, कुछ रुपए लिए थे। 10% पर एनम के हिसाब से तो कितने रुपए लिए थे, तो इसको 1 साल पहले खींच के लेकर आओ, तो इसको कितना करोगे 10/11, रेट 10% है, 10/11 करोगे तो साफ साफ दिख रहा है, 7,000 बन जाएगा। ठीक है, तो सारे मनी की वैल्यू 11,000 है 1 साल के बाद, तो इसको 1 साल पीछे खींच के लाओगे तो 10/11 करोगे इसको, ना? इसको 10/11 तो 10,000 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 10। ठीक है, क्लियर है भाई? और एग्जाम में ऐसे नहीं है कि मैं ये चीज़ें बना रहा होता हूँ, मैं ये तीर बना रहा हूँ, तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ। वो तो हम 7,000 ऐसे, यहीं पर मेरे को 10,000 टिक है, यहीं पे गुणा करके आंसर कर देंगे। ये छोटी मोटी बातें आप समझते हो ना, ये आपको समझनी पड़ेंगी, मैं बताता भी रहूँगा बीच बीच में, टेंशन मत लो। Amit borrows a sum of 8,000 at 10% per annum compound interest for 4 years.
ही रिपेज 2800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 2600 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर द लोन, हाउ मच शुड ही पे आफ्टर 4 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। उस भाई साहब ने 8,000 रुपये लिए, ठीक है, और 4 साल के लिए। ही रिपेज 2800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 1 साल के बाद उसने 2800 रुपये दे दिए। 2 साल के बाद उसने कितने रुपए दे दिए? 2600 रुपये दे दिए। 3 साल के बाद उसने कुछ नहीं दिया। ये बोल रहे हैं 4 साल के बाद कितना दे कि भैया लोन का अमाउंट चुकता हो जाए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, ठीक है। SSC MTS का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ रुपए हैं, हम क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है। हम ये कर सकते हैं, हम किसी भी टाइम पर इन सब की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू का सम इसके साथ वो इक्वल आएगा किसी भी टाइम पर। यहां पर कर दो, यहां पर कर दो, यहां पर कर दो, यहां पर कर दो, ठीक है। अब यहां पर करोगे बिकॉज हमने यहां का क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो यहां पर करेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, वैसे हम वैसे करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद की बात है, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं क्या समझा रहा हूं कि 8,000 रुपये लेकर उसने पहले साल बाद इतने दिए, 2 साल बाद इतने दिए, 4 साल बाद उसने कुछ दिए, तो क्या हुआ, उसका अमाउंट चुकता हो गया है। तो इन तीनों की जो वैल्यू होगी, इन तीनों की किसी भी टाइम पर आप 1 साल पर इन सब की वैल्यू खींच के ले आओ, इसकी वैल्यू खींच के ले आओ, इन तीनों की वैल्यू का सम इसके बराबर होगा। आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे लिए बेटर क्या होगा, अगर हम खींच के लेकर जा रहे हैं कि हम इस टाइम पीरियड पर कंपेयर करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर एक वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो 8,000 इंटू, बिकॉज हम कितने साल आगे जा रहे हैं, हम 4 साल आगे जा रहे हैं, तो रेट 10% है, तो आगे जाने के लिए 11/10 की पावर 4। टेंशन मतलब मैं इतना कैलकुलेटिव मेथड नहीं बताऊंगा, मैं समझा रहा हूँ। इसकी वैल्यू लाओगे 3 साल आगे, क्योंकि एक के बाद ये 4 साल है, तीसरे साल में उसने कुछ दिया नहीं। इसकी वैल्यू 2 साल आगे, तो इन दोनों का सम आप घटा सकते हो, इसमें से उसकी वैल्यू आ जाएगी। बट हम ऐसे नहीं करेंगे। कभी कभी जब हमें ऐसे आगे जाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, ये 1 साल के बाद दिया था, ये 2 साल के बाद दिया था, ये 4 साल के बाद, वो कितना देगा पूछ रहे हैं, ठीक है। उसने आज 8,000 रुपये लिए, 1 साल के बाद कितने रुपए देने बनते हैं अगर वो पूरे लोन को चुकाना चाहे तो? 1 साल के बाद गुणा में 11/10, सीधी बात है भाई, 10% ज़्यादा, तो टोटल 8800 रुपये देने बनते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो टोटल 1 साल के बाद 8800 रुपये उस बंदे को देने थे, लेकिन उसने दिए कितने? उसने दिए 2800 ही। तो वो 2800 दे गया, तो उसके इतने रुपए बच गए कि भाई इतने तेरे बच गए, आज से इतने के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। अगर ये रुपए वो 2 साल के बाद पे करना चाह रहा है, यानी कि इसके जस्ट 1 साल के बाद, तो अगर वो सारा अमाउंट, मतलब उसका कितना देना बनता है, मैं पूछ रहा हूं सारा टोटल, तो इसको 11/10 करोगे, $7,260, लेकिन उसमें से उसने इतने ही पे किए, तो कितने बच गए भाई उसके? 12 में 6 गए 6, और 6 में 2 गए 4, इतने बच गए। सच में इतने बच गए क्या? यहाँ पे तो 2 0 आएंगे नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 8 में, हाँ गड़बड़ कर दी। आठ में 8 गए 0, यहाँ पे 0 आएगा, 6,000 है। तो 1 साल बाद कितने? अब तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, 6,000 पे 600 10%, तो यानी कि 6600 उसे देने चाहिए, लेकिन उसने दिए 2600, तो उसके 4,000 और बच गए। अब ये जो 4,000 है उसने अगले साल कुछ नहीं दिया, उसने डायरेक्टली 2 साल के बाद दिया, तो 2 साल के बाद देगा तो कितने देने पड़ेंगे? तो 4,000 के ऊपर 2 बार आप 11/10 करोगे, 2 0 से 2 0 गई, हैं जी, 11 11 121, 4 एकम 4, 12 चौके 48, 4840 उसको देने चाहिए थे 2 साल के बाद। इसको 2 बार 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे जा सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई? एक बार फिर से बताऊं मैंने क्या किया। 8,000 रुपये थे, 1 साल बाद उसको 8800 देने चाहिए थे, उसमें से उसने 2800 ही दिए, तो इतने बच गए। सर हमें कैसे पता चलेगा किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को? टेंशन मत लो, इसी PDF को जब 2-3 बार रिपीट करोगे ना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा।
ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, कैसे डिज़ाइन करो कोर्स को, आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता, आप मेरे जैसे कैसे होगे, ये मैं सोचता हूँ, वो मेरी टेंशन है। आपको जैसे रिपीट करनी है चीज़ें। तो 6,000 रुपये बच गए, 1 साल बाद भाई 6600 देता, उसमें से 2600 ही दिए, 4,000 बच गए, 2 साल बाद इतने दे देगा तो लोन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। A person borrowed a certain amount at 10% per annum for 3 years while the interest was compounded annually. ठीक है, at the end of 2 years he paid rupees this and at the end of 3rd year he paid rupees this and paid off the entire loan. What was the amount he borrowed? ठीक है, एक बंदे ने कुछ रुपए बोरो किए, हमें पता नहीं कितने किए, 2 साल के बाद उसने इतने रुपए दे दिए और 3 साल के बाद उसने इतने रुपए दे दिए। तो बताओ उसने कितने रुपए बोरो किए थे, प्रिंसिपल कितना था, 0 ईयर पर कितने रुपए थे। तो भाई इसको 3 साल पीछे खींच लाएंगे, इसको 2 साल पीछे खींच लाएंगे, क्या ही दिक्कत है, स्टेप में खींच लाएंगे। इसको मैं एक बार यहाँ पर ले आऊँगा, फिर सारे को खींच ले जाएंगे ना। ठीक है, तो करते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी भाई, 1 साल पहले, 3 साल बाद इतने रुपए है, तो इसको 10/11 करूँगा, हर साल 10% बढ़ रहा है ऐसे मनी, 12,000। 1 साल पहले 18,634 है सारे रुपए की वैल्यू 2 साल के बाद, यहाँ से 2 साल के बाद, तो 2 साल पहले कितनी होगी, तो ये लो इतने रुपए लिए होंगे, यही पूछा था ना। बस ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 11 एकम 11, 11 चिके 66, 11 निम्मे 11 चौके, 11 से फिर काटते हैं हम, 11 एकम 11, 11 पंजे 11 चौके, 154 के आगे 2 0, 15,400 इतने रुपए लिए थे। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन करो। सुभाष परचेज्ड ए रेफ्रिजरेटर ऑन द terms that he is required to pay 1500 as cash down payment followed by 1500 वो कैश डाउन पेमेंट करेगा। ठीक है, followed by 1 साल के बाद इतने देगा, 2 साल के बाद इतने देगा, 3 साल के बाद इतने देगा। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, तो उसने टोटल कितना इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, ठीक है भाई, देख लेते हैं। ओके, तो कुछ उसने कैश डाउन पेमेंट कर दी, इसका कुछ लेना देना है नहीं, मैं यही सोच रहा था कि ये क्यों दे दी, बट चलो ठीक है। फ्रीज की टोटल जो अमाउंट है उसमें से 1500 तो उसने कैश डाउन पेमेंट कर दी, बाकी उसने लोन के रूप में ली बाकी पेमेंट। तो जो लोन के रूप में ली है उसको वो इंस्टॉलमेंट में देगा, बाकी तो उधार हो गई, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो देखते हैं कितना ब्याज दिया होगा। तो उसने, अब ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है कि जो टोटल बंदे ने पे किया है माइनस जो उसने उधार लिया था, जो टोटल उसने पे किया है माइनस जो उसने उधार लिया था। मान लो 110 रुपये पे कर दिए और 100 रुपये उधार ले लिए, तो इस और 100 रुपये उधार लिए थे, तो इसका मतलब 10 रुपये ब्याज दिया है। 100 से जितना भी ज़्यादा वो पे कर देगा कैसे भी करके, वही सारा ब्याज है, चाहे वो कैसे भी पे करे। तो देखते हैं कितना ब्याज दिया। ठीक है, तो 1 साल के बाद भाई साहब ने दिए 1020, 2 साल के बाद कितने रुपए दिए, इतने रुपए, 3 साल के बाद कितने रुपए दिए, इतने रुपए। ठीक है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसने ये जो 3 इंस्टॉलमेंट पे की हैं ये कौन से कितने प्रिंसिपल के लिए पे की हैं। तो इन सब की वैल्यू मैं यहाँ पर खींच के लाना चाह रहा हूँ कि उधार कितने लिए थे भाई। चलो ठीक है, हम डायरेक्टली खींच के ला सकते हैं इसको। मैं 3 बार 10/11 से करूँ मल्टीप्लाई, 10% है ना रेट, इसको मैं 3 बार 10/11 से करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाए। इसको 2 बार 10/11, बट ये 11 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, एक बार भी, 2 बार कैसे होगा, एक एक करके खींच के लाएंगे। तो इसकी वैल्यू 1 साल पहले कितनी है, इसको 1 बार 10/11 से करोगे तो आ जाएगी 900 रुपये। अब इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1 साल पहले, तो इसको करो 1 बार 10/11 से मल्टीप्लाई। 11 से कितने पर जाएगा ये, 11 एकम 11, 11 7 77, 11 3 33, तो 1730। तो 502750। तो 1 साल के बाद सारे रुपए की ये वैल्यू है, तो उधार कितने लिए, तो इसको एक बार फिर से कर देते हैं 10/11। 11 से कितने पर जाएगा ये, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55,
तो 2,500 टोटल उसने रुपए उधार लिए थे, 2,500। अगर बंदा आपसे ये पूछता है कि फ्रीज की कीमत कितनी है, तो 2,500 रुपये तो उसने एज ए लोन दिए हैं और 1,500 उसने कैश डाउन पेमेंट कर दी थी। तो 2,500 टिक नहीं करना, फ्रीज की कीमत 2,500 प्लस 1,500 4,000 रुपये है अगर फ्रीज की कीमत पूछे तो। बट यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2,500 रुपये उसने उधार लिए थे, फ्रीज की कीमत 4,000 है, 1,500 सीधे दिए मुंह पे हमारे दुकानदार के, ये ले 2,500 उसने उधार ले लिए। तो इस 2,500 रुपये को उसने 3 टुकड़ों में पे किया, तो उसने ओवरऑल रुपए कितने दिए हैं, ये रुपए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो उस भाई साहब ने ओवरऑल रुपए कितने दिए हैं ये देख लेते हैं, तभी तो ब्याज पता चलेगा। 1,000, 2,000, 2,000 तो ये हो गए, 100 में ही बात कर लेते हैं। 10 और 10 20 और 9 29, 2,900 और 90 और 20 110, 2,900 और 100 3,010, 3,013, 3,013 रुपये। तो 3 माइनस 3 आएगा यूनिट डिजिट, उसने 513 ब्याज दिए हैं। उसने लिए इतने थे, टोटल रुपए पे इतने किए हैं, तो इसमें से इसको घटा दो, 513 रुपये उसने ब्याज दिया है। ऑप्शन डी, ठीक है। ये बताओ, गीता बोरोड ₹1 lakh फ्रॉम ए बैंक एट 10% per annum रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड क्लियर्स अ डेट इन 5 years, 5 साल में डेट क्लियर कर देती है, ठीक है। 1 लाख रुपए लेती है, तो ये लो 1 लाख रुपए ले लिए उसने। इफ़ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 1 साल के बाद कुछ नहीं देती वो, है ना। तो दूसरे साल के बाद कितना देती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 2 साल के बाद वो रुपए दे रही है 20,000। 3 साल के बाद वो कितने रुपए दे रही है, 18,800, ठीक है। 4 साल के बाद कितना रुपए दे रही है, 21,600। और 5 साल के बाद कितने रुपए दे रही है, 44,000, ठीक है। व्हाट वाज द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट उसने पे किया था वो कितना है। उसने इतने रुपए लिए, 2 साल के बाद इतने दिए, 3 साल के बाद इतने, 4 साल के बाद इतने, 5 साल के बाद इतने। तो यहाँ पर जो अमाउंट पे किया था वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर खींच के लाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ का सम, इसका 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 इस दिन, इन सारी वैल्यूज़ का सम इसके बराबर होगा इस दिन इसकी जितनी वैल्यू होएगी, ठीक है। तो सबको खींच के लाते हैं। तो देखो, इसको खींच के लाऊंगा 1 साल पर, तो इसको मुझे रेट 10% है, तो 4 बार 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। 4 बार 11 से और कभी भी डिवाइड नहीं होएगा, 11 चौके 44 1 बार हो रहा है। तो इसका मतलब मैं एक एक स्टेप में लाऊंगा सर, उसके बाद भी नहीं हुआ तो इसका मतलब एग्जामिनर के आपसे जाती दुश्मनी है, तो उसका सोल्यूशन अपने पास नहीं, फिर क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। तो इसको 1 साल पहले लेकर आओ, इसको मैंने 1 बार 10/11 किया, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, 11 का 4 गुना है 11, तो 10 का 4 गुना 40,000, कितने हो गए भाई। और हम एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं बताता हूँ मैं। सब के अंदर से 2 0 हटा दो, क्यों दिमाग खराब कर रखा है। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 काट दो, 2 0, बस यही काम रह गया कि हम 0 लिखते रहें। तो इसको 1 साल पहले लाओगे तो 400 रुपये, अब तो डायरेक्ट दिख भी रहा है 10/11 400, तो ये कितना हो गया 616। अब इसको 1 साल पहले लेकर जाओगे तो इंटू 10/11 करो, पहले लाने के लिए 11 5 11 6 560, टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया 8 8 और 6 14, 5 और 6 7, ठीक है। अब इसको 1 साल पहले ले जाना है तो फिर से कर दो इसको भी, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि इस साल अगर इस रुपए की वैल्यू इस साल 10 थी तो इस साल 11 होगी, ये 11 का कितने गुना है, क्योंकि 10 का गुना करना ही ईजी है। 11 6 66, 11 8 68, 11 का 68 टाइम्स है, तो इसका 68 टाइम्स 680, ऐसे भी आप कर सकते हो, तरीके बता रहा हूँ मैं। अब ये आपको दिख रहा है कि ये 11 का 80 गुना है, तो 10 का 80 गुना यहाँ पर 800 होएगा। तो अब हमने क्या किया, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी अमाउंट हैं इन सब की वैल्यू मैं पीछे खींच कर लेकर आया, इन सब की वैल्यू 800 है यहाँ पर। तो जो उसने 1 साल के बाद रुपए दिए थे उसकी प्लस इसकी, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, जो इस रुपए की वैल्यू है यहाँ पर। इन सब ने मिलकर इतने रुपए का ब्याज क्लियर किया है, तो इन सब की वैल्यू जो है 1 साल के बाद, उनका सम बराबर होगा किसके, जो इसकी वैल्यू है 1 साल के बाद।
इतना लोन सबने क्लियर किया है, तो इसकी वैल्यू 1 साल के बाद कितनी होगी? 1100 सीधी सीधी दिख रही है भाई। 10% बढ़ाओगे इसको तो 1100 में से 800 गए 300। यहाँ पर उसने 300 की इंस्टॉलमेंट दी थी, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो हमने 2 जीरो हटाई थी, तो एक्चुअल में उसने 30,000 रुपये दिए थे। ऑप्शन बी, एक्चुअल में उसने 30,000 रुपये दिए थे। क्लियर है? ये सवाल बताइए। अतुल बोरोड ए सम ऑफ ₹12,000 एंड एग्रीड टू रीपे इट बाई पेइंग। अच्छा, ये एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे करें, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दें। मेरे को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा और इसको मैं ईजीएस्ट वे से बताऊँगा, जो ईजीएस्ट वे पॉसिबल है। नहीं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कहीं पर भी देखोगे तो मतलब बहुत लंबा लंबा है, बहुत लंबा लंबा। अतुल बोरोडे सम ऑफ ₹12,000 एंड एग्रीड टू। हाँ, इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बट भाई एग्जामिनर ऐसा काम कर सकता है कि वो बोल दे व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द रेट, फिर कैसे करोगे ऑप्शन से? तो ऐसे काम कर सकता है कि आपको ऑप्शन यूज करने से वो रोक दे। तो हमें ये करना आना चाहिए, क्योंकि किया जा सकता है इजीली विदाउट ऑप्शन से, और मैं विदाउट ऑप्शन से ही बताऊंगा। अतुल बोरोडे सम ऑफ ₹12,000, तो उसने 12,000 रुपये लिए भाई साहब ने, और उसने 1 साल के बाद कितने रुपए दे दिए? उसने 4800 रुपये दे दिए। और 2 साल के बाद उसने कितने रुपए दे दिए? उसने इतने रुपए दे दिए, और उसने अमाउंट को, अपने लोन को क्लियर कर दिया, है ना? तो इतनी 2 इंस्टॉलमेंट देने से इतने रुपए का लोन उतर जाता है। 1 साल बाद इतने दे दो, 2 साल बाद इतने दे दो। तो रेट कितनी है? तो अब हम करते क्या हैं वैसे जनरली? मान लो मैं आपको रेट बता दूं कि रेट भाई 10% है, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं, मान लो उसने आपसे प्रिंसिपल पूछा होता, तो हम यही करते हैं कि भैया रेट के हिसाब से रुपए को आगे या पीछे लेके जाते हैं, है ना? इन दोनों की वैल्यू हम पीछे लेकर आ जाएंगे और बता देंगे प्रिंसिपल कितना है। तो रेट हमारी मदद करती है वैल्यू को आगे पीछे करने में। तो मैंने रेट को अज्यूम कर लिया कि मान लो रेट जो है हमारी, उसके कारण जो हमारा फ्रैक्शन है वो ए है। रेट अगर 10% होती है तो फ्रैक्शन क्या होती है? 11/10, 110/100। तो वही फ्रैक्शन मैंने ए मान ली। हमें रेट पता नहीं, रेट कुछ भी हो सकती है, 5.5% हो जाए कल को किसी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सोल्व होएगा वो, ठीक है? तो रेट को मैंने, रेट की जो फ्रैक्शन है उसको मैंने ए मान लिया। एक्चुअल में हम फ्रैक्शन ही यूज कर रहे होते हैं कि इनको आगे पीछे लेकर जा रहे होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं 2 साल आगे लेकर जाऊं, अब मैं आगे, मैंने ऐसे मानना है कि रेट के कारण हमारी फ्रैक्शन ये है, तो आगे ले जाएंगे तो ए गुना हो रहा है मामला, पीछे लाएंगे तो ए से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो मैं डिवाइड तो नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर में ए क्यों लाएंगे? ठीक है, जब तक भांग नहीं पी है तो तब तक तो हम मल्टीप्लाई में ए को रखेंगे ना, ठीक है? तो यहाँ पर इन वैल्यूज, ये वैल्यूज थोड़ी सी मुश्किल बना रही हैं क्वेश्चन को, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि इनको भी हम सिंप्लीफाई कर लें। तो हम जितना इनको काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रेट सेम ही रहेगी, इनका रेशियो सेम रखना बस। तो जितना भी काट सकते हो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 जीरो काटी थी, कोई फर्क पड़ी थी नहीं, ठीक है? यहाँ पर भी जितना काट सकते हैं, मैं 6 से काट रहा हूँ, 6 कम 6, 6 5 30, 6 चौके 6 चौके 24, ठीक है? फिर भी 2 से कट रहा है, मैं 2 से काट रहा हूँ, 100, 40, 77। अब और ज़्यादा नहीं कटेगा तो ठीक है। अगर वो 100 रुपये उधार लेता, 1 साल के बाद 40 देता, 2 साल के बाद 77 देता, तो भी वो रुपये उतर जाते उधार से, तो ठीक है भाई। अब देखो, इस 100 रुपये की वैल्यू 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? हर साल ए गुना हो रही है हमारी रेट के हिसाब से, तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 100a²। इसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 40a। और इसकी वैल्यू तो यहीं पर, मैंने यहाँ पर वैल्यूज को कंपेयर किया, इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, ये यहीं पर है। तो बस अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है? तो 100a² - 40a - 77 = 0। तो भाई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं? हम ऐसे नंबर निकालते हैं जिनका प्रोडक्ट तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो, यानी कि जिनका प्रोडक्ट तो हो -77 × 100, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट ये है और इसके साइन को उलटते हैं, उनका सम हो 40। तो सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब है 2 में से एक नंबर नेगेटिव है, जब उनको जोड़ा तो पॉजिटिव है, यानी कि बड़े वाला नंबर पॉजिटिव है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये सोल्व करने को मिलेगा। इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर नंबर बड़े बड़े हैं। देखो मान लो हमारे पास दो नंबर हैं 3a और 5a, तो इनका सम कितना होगा? इनका सम हो जाएगा भाई 8a। इनका प्रोडक्ट कितना होगा? इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 5 × 15a स्क्वायर। अगर मैं सम में से a को निकालना चाहता हूं तो प्रोडक्ट में से a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक छोटी सी टेक्निक है जल्दी सोल्व करने की, यहां से प्रोडक्ट से आप जिस चीज को 2 बार निकालोगे सम में से 1 बार निकाल लो। तो यहां पर मैं 2 बार 10 को निकाल सकता हूं, 10 का स्क्वायर हटाओ भाई, उसको याद रखना। और सम में से भी मैंने 10 को निकाल दिया, सम में से 1 बार, प्रोडक्ट से 2 बार, प्रोडक्ट में स्क्वायर हो जाता है उस चीज का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे 7700 सोल्व नहीं करना पड़ेगा, मुझे 77 सोल्व करना पड़ेगा। 77 तो अब सोल्व कर सकते हैं। 77 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 7 हो, 11 × 7 = 77, और ये नेगेटिव हो गया, सॉरी सम पॉजिटिव है तो बड़े वाली पॉजिटिव होगी। ये लो सर, हमने जो 10 काटा था अब दे दो, दोनों से आपने 10-10 छीना था, तो अब दे दो दोनों को 10-10, 2-10 निकाल लेते ना प्रोडक्ट से, सम से तो एक ही निकलेगा। 110 और 70 आंसर है। आंसर नहीं है, मतलब कि ए की वैल्यूज हैं ये, और एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या होती है? इससे डिवाइड करना होता है। एक बात तो श्योर है, रेट के लिए नेगेटिव वैल्यू तो होएगी नहीं। ये है ए की वैल्यू, ये 100 से 110 हो रहा है रेट के कारण मनी, यानी कि 10% है। आंसर इस ऑप्शन भी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे तो ये चीज़ें कुछ ईजी हो जाएंगी, यहाँ पर हो सकता है डिफिकल्ट हो गई हो। ये बताओ ए मैन विड्रॉन 1,10,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट एंड क्लोज्ड हिज बैंक अकाउंट। एक बंदे ने क्या किया, आज 1,10,000 रुपये उसके अकाउंट से निकलवाए हैं और बंद करवा दिया अकाउंट को। ठीक है, 1 ईयर एगो इसने उसके चक्कर में खुलवाया था कि 15 लाख आएंगे, अब नहीं आए, बंद करवाता फिर रहा है। 1 ईयर एगो ही विड्रू ₹65,000, 1 साल पहले उसने 65,000 निकलवाए थे। 2 ईयर्स अगो उसने इतने निकलवाए थे। ठीक है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। देन फाइंड हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड 3 ईयर्स अगो। ठीक है, 3 साल पहले उसने अकाउंट खोला था, तो आज उसने कितने रुपए निकलवाए? आज उसने रुपए निकलवाए 1,10,000 निकलवाए ना। ठीक है, यहां पर भी हम जीरो काटेंगे जो फालतू की जीरो है। आज उसने 1,10,000 रुपये निकलवाए, इससे 1 साल पहले उसने निकलवाए थे इतने 65,000। ओके, एंड 2 ईयर्स अगो उसने निकलवाए थे इतने। बहुत अमीर बंदा है यार, 1,25,000। ठीक है, और 3 साल पहले उसने अकाउंट में कुछ रुपए जमा कराए थे। मामला क्या है, मामला समझा देता हूँ। 3 साल पहले उसने P रुपए जमा कराए, उसके 1 साल बाद उसने इतने निकलवा लिए। ठीक है, फिर उसके 1 साल बाद उसने इतने निकलवा लिए हैं, उसके फिर 1 और साल बाद उसने इतने निकलवा के अकाउंट बंद करवा दिया, यानी कि उसके अकाउंट में 0 रुपये रह गए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। तो मामला क्या है कि यहां पर उसने जितने भी रुपए जमा कराए थे वो 10% बड़े होंगे रेट के हिसाब से। ठीक है, उसने इतने रुपए निकलवा लिए, जो बचे हुए रुपए हैं वो बढ़े होंगे, फिर उसने इतने रुपए निकलवा लिए, जो बचे हुए रुपए हैं वो बड़े होंगे, फिर उसने इतने रुपए निकलवा लिए, और उसके सारे रुपए खत्म हो गए। तो इंस्टॉलमेंट वाला ही केस है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में होता क्या है, इंस्टॉलमेंट में ये होता है कि आप उधार लेते हो और आप कुछ रुपए दे दे के पूरी उधार को चुकता कर देते हो। मान लो किसी ने ये बोला हो कि ये 5 लाख रुपए चुकाने हैं इंस्टॉलमेंट में, तो आप रुपए दे दे के 5 लाख चुका दोगे। इस बंदे ने क्या किया, इसके अकाउंट में मान लो 5 लाख पड़े थे, इसने निकलवा के वो खत्म कर दिए। मतलब इसने इंस्टॉलमेंट्स में 5 लाख रुपए निकाल लिए। 5 लाख ले लो या 5 लाख दे दो, बात तो एक ही है ना। ये 3 इंस्टॉलमेंट उतने रुपए के वर्द हैं यहां पर। मतलब फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि इससे 1 साल के बाद अगर रुपए की वैल्यू इतनी है, तो इससे 1 साल पहले जो वैल्यू होगी ना, उतना रुपया इसके लिए, मान लो आज इतना रुपया है, तो यहां पर उसने जितना भी रुपया डाला था, इसको अगर मैं 3 हिस्सों में तोड़ दूं, P1, P2 और P3, मान लो P1 के कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो उसने अगर P1 रुपया डाला था तो उसे 10% ज़्यादा ये है, आज ब्याज लग चुका है। अगर इसको मैं 10/11 करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं 2 बार पीछे करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि
ब्याज लग रहा है ना, रुपए हर साल 10% बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे करना क्या है भैया, आज रुपए की वैल्यू इतनी है, जो भी रुपया उसने यहाँ पर डाला था उसके 3 साल बाद इतनी है, तो मैं इनको खींच खींच के पीछे लेकर जाऊंगा, देखूंगा जमा कितने कराए थे। ठीक है, तो रेट 10% है, तो इसकी वैल्यू अगर आप पीछे लाओगे, इसको 10/11 करोगे तो 10,000 हो जाएगी। और हाँ, ये भी आपसे वादा किया था कैलकुलेशन छोटी करेंगे, तो 3 जीरो है ना, 3 जीरो को काट दो, ये लो सब में। तो 110 रुपये को अगर इधर लाओगे तो 100 रुपये बन जाएंगे, 165 रुपये हैं। इस दिन रुपए की वैल्यू 165 है, तो 1 साल पहले क्या वैल्यू होगी भाई, इसको 10/11 करोगे तो, करके देखो एक बार, 11 से 15 पर 150 रुपये, तो 275। तो 1 साल बाद उसके सारे रुपए की इतनी वैल्यू थी, तो उसने कितना डाला होगा, 10% का ब्याज लग रहा है, करो 10/11, 11 दूनी भाई, 11 पंजे 250, 250 के आगे 3 जीरो लगा दो, 2.5 लाख रुपए डाल लेते। ऑप्शन है क्लियर। ये बताओ, ए मैन बोरोज ₹6,000 at 10% per annum and promises to pay ₹1,500 each year. Okay. If he wishes to finish all his debt in third year, then what amount he has to pay in the third year? तो ये कह क्या रहे हैं ये समझा देता हूँ। एक बंदे ने 6,000 रुपये लिए 10% पर एनम पे, ठीक है, और वो बोल रहा है हर साल 1,500 रुपये दूंगा। ही विशेस टू फिनिश ऑल इज डेट इन थर्ड ईयर, वो चाह रहा है कि तीसरे साल में पूरा कर्जा उतार दूंगा, तो तीसरे साल में कितने पे करेगा। तो उसने 6,000 रुपये लिए, 1 साल के बाद 1,500 दिए, दूसरे साल के बाद 1,500 दिए, तो तीसरे साल के बाद कितने दे कि सारा कर्जा उतर जाए। तो एक तो अपने पास ऑप्शन क्या है कि सारे रुपए की वैल्यूज को यहाँ खींच खींच के लेकर जाएं। ठीक है, रेट कितनी है 10% पर एनम, तो इसको 3 बार 11/10 करोगे, इसको 2 बार 11/10, इसको 1 बार 11/10। मेरा तो करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम वैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, साथ के साथ हिसाब करते चलें, जैसे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था। देखो दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर इसको आप 3 साल आगे लेके जाते हो तो 3 बार 11/10 से गुणा करो, इस दिन इसकी क्या वैल्यू होगी, इस अमाउंट की वो आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू भी निकाल लो, है इसकी वैल्यू से इन दोनों की घटाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों की वैल्यू का सम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बराबर होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी जो वैल्यू आएगी। सिंपल है, क्लियर। अब हम ऐसे करेंगे, इसको 1 साल बाद टोटल कितना रुपया देना चाहिए। अगर 6,000 रुपये लिए हैं तो भैया 11/10 गुणा कर दो, तो इतने रुपए देने चाहिए। लेकिन इसमें से 6600 रुपये बनते हैं देने, इसने 1,500 ही दिए। ठीक है, 6 में 5 गए 1, 6 में से 1 गया 5, तो इसके इतने रुपए देने बच गए। तो 2 साल के बाद एक और साल जब बीत जाए तो इसको कितने रुपए देने चाहिए, तो इसके अंदर फिर से 510 जोड़ दो, 10% ही बढ़ाना है ना, कैसे ही बढ़ा लो, 5610, इसको इतने देने चाहिए, है ना। 1 साल के बाद इतने रुपए टोटल बन जाएंगे इसके सिर पर, इसने उसमें से 1,500 दिए, तो 6 में 5 गया 1, 5 में 1 गया 4, इतने रुपए फिर बच गए। 1 साल के बाद कितने देगा, फिर से 10% बढ़ा दो, 411 बढ़ाना है ना, इतने रुपए देगा 1 2 5 4 5 तो 1, ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं मुझे पता है, बस वैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इससे डरना नहीं है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लिया है बस। ठीक, कृष्णा बोरोज ₹45,000 रुपये उसने लिए फ्रॉम ए बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ही रीपेज इट इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, उसने 3 इंस्टॉलमेंट में दे दिया। दैट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तीनों, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, एपी में चीज़ें कब होती हैं, जब उनमें सेम गैप हो, जैसे कि भाई 100 रुपये, इससे 20 ज़्यादा 120, इससे 20 ज़्यादा 140। ठीक है, ठीक है। ही एंड्स अप पेइंग 54 के टोटली, उसने टोटल 54,000 रुपये पे किए। तो जब चीज़ें एपी में हो तो आपको ये पता होएगा कि मैं एपी में लिखकर बता देता हूँ 10, इससे 2 ज़्यादा 12, 12 से 2 14, जो ज़्यादा 14। मैं एवरेज टॉपिक के अंदर आपको बताऊंगा कि जो एपी है ना उसकी एवरेज होती है मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म,
इन सब का सम कितना है, इन सब का सम 36 आ रहा है। तो 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 12 आ रहा है। जो बीच वाला टर्म होता है वो पूरी एपी की एवरेज होता है। एवरेज में ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ही एंड्स अप पेइंग, उसने 54,000 टोटल रुपए पे किए हैं। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 18,000। तो जो तीनों इंस्टॉलमेंट है वो एपी में है, तो सम 54,000 है। मैंने 3 से डिवाइड किया तो एवरेज आएगी, और एवरेज जो है वो मिडिल टर्म के बराबर होती है। तो उसने 1 साल के बाद कुछ रुपए दिए, उसने 2 साल के बाद दिए, उसने 3 साल के बाद दिए। जो उसने 2 साल के बाद दिए वो 18,000 के बराबर है। एवरेज मिडिल टर्म के बराबर होती है, ठीक है। तो पहले साल के बाद उसने जो भी इंस्टॉलमेंट पे की है वो कुछ भी हो सकती है, 18 के प्लस एक्स, 18 के माइनस एक्स, कुछ भी हो सकती है। मान लो 18 के माइनस एक्स, इसमें एक्स जोड़ा तो ये आया, इसमें एक्स जोड़ा तो ये आया। मैं ये मान रहा हूं कि एक्स का फर्क है, एपी के अंदर जो फर्क है वो एक्स का है, ठीक है। जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट ये दी, दूसरी ये दी, तीसरी ये दी। अब यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं सर 18,000 से छोटी होगी, तो ये ऑप्शन ए मार दो। हमें क्या पता है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। एपी तो 10, 12, 14 भी होएगी, और एपी जो है 14, 12, 10 भी होएगी। एपी का ये मतलब नहीं है कि बढ़ती जाएगी, डिफरेंस सेम है, घटती भी जा सकती है, बढ़ती भी जा सकती है, ठीक है भाई। 18,000 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। और उसने रुपए कितने लिए थे, उसने रुपए लिए थे 45,000। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, कहीं पर भी इनकी वैल्यूज को कंपेयर कर दो इस रेट के हिसाब से, दिक्कत ही क्या है, कहीं पर भी कंपेयर कर दो। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होंगी, उनको मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करूंगा, दैट्स इट। कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन में क्या कुछ भी नहीं है। एक्स की वैल्यू निकलते ही 18 के क्या है 18,000, तो एक हिसाब से के की वैल्यू हमें पता है, ये मत सोचना के की वैल्यू भी निकालनी है, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो अब मैं देखो, हर साल रुपया जो है वो 1.1 टाइम हो रहा है। 10% का मतलब क्या है, 11/10 गुणा। तो इनकी वैल्यू को अगर मैं पीछे लाकर कंपेयर करूंगा तो इनको मैंने 10/11 गुणा करना पड़ेगा, या 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं पीछे लाकर कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं सब की वैल्यू को तीसरे साल पर कंपेयर कर लेता हूँ, ताकि किसी चीज़ से डिवाइड ना करना पड़े, ठीक है। तो तीसरे साल पर वैल्यू कंपेयर करूंगा तो इस 45,000 की वैल्यू तीसरे साल पर क्या होगी, 45 के इंटू 1.1 का क्यूब, 3 बार 1.1 से मल्टीप्लाई होएगा। तो 1.1 का क्यूब 11 का क्यूब क्या होता है, ये, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर मैं 2 साल आगे ले जाकर कंपेयर करूंगा, 18 के माइनस एक्स 2 बार 1.1 से गुणा, यानी कि 1.21, प्लस इसकी वैल्यू को 1 साल आगे ले जाऊंगा, 18 के इंटू 1.21, इसकी वैल्यू तो यहीं पर रहेगी, प्लस 18 के प्लस एक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसी रंग में रहने देते हैं, ये लो। 18 के यहाँ पर 1.21 टाइम्स आ गया, यहाँ पर 18 के इसको 2 साल आगे ले जाना था, इसको 1 साल आगे ले जाना था, तो सॉरी माई मिस्टेक, 18 के इंटू 1.1 ही आएगा, इसको 1 साल ही आगे ले जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर 18 के 1.21 टाइम आया, यहाँ पर 18 के 1.1 टाइम आया, यहाँ पर 18 के एक बार आया। तो मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ, 18 के 1.21 टाइम आया, 1.1 टाइम आया और 1 टाइम आया, 3.31 टाइम। तो इन 18 के को जब मैं जोड़ूंगा तो 18 के इंटू 3.31, प्लस ये एक्स कितनी बार आया, ये एक्स यहाँ पर आया है 1.21 टाइम्स, माइनस 1.21 टाइम्स, ठीक है। एक्स यहाँ पर आया है 1 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, माइनस 0.21, तो माइनस 0.21 एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, के की जगह तो 1000 है, ये तो हमें पता ही है, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो अब देख लेंगे कैलकुलेशन कैसे आसान होगी। जो चीज़ें कॉमन है वो काट दें, अगर मैं डेसिमल की इसको सोल्व कर लेते हैं। तो के की जगह मैं 1000 रख रहा हूँ भाई, के का मतलब क्या है, के का मतलब है 3 जीरो, तो ये डेसिमल 3 के बाद है तो ये हट जाएगा, ये लो। इस के का मतलब है 3 जीरो, तो ये डेसिमल 2 के बाद है तो क्या होएगा, 1 जीरो बच भी जाएगी हटाने के बाद, ये लो। के को मैंने कर दिया ख़त्म, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, दोनों जगह जो भी कॉमन है उसे काट लेते हैं, 3 तो एटलीस्ट कॉमन है ही। तो ये 0.21 है, यानी कि 21/100, तो 3 से काटूंगा तो 7/100, ताकि आप भूल ना जाओ पॉइंट को। 3 से यहाँ पर काटूंगा तो ये, 3 से यहाँ पर काटूंगा तो ये, और किसी से कट रहा है
नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 7/100x को इधर लाके मैंने पॉजिटिव बना लिया। 7/100x इज इक्वल टू ये कितना है 6 कम 6 6 × 18 6 × 18 1 इतना, ये उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है 15 एकम 15 15 × 45 और 1 46 15 × 45 और 4 49 15 और 4 19। ये वाला बड़ा है नीचे वाला नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव में आएगा आंसर। 5 6 में से गए 0 9 में से 8 गए 1, तो 7 से अगर ये कटेगा तो 15 पर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1500। यानी कि और उसने पूछा क्या, उसने पूछा हाउ मच डिड ही पे इन ईयर 1, कि पहले साल में उसने क्या पे किया। तो x की वैल्यू -1500 है, तो माइनस माइनस प्लस 18,000 माइनस -1500, तो उसने 19,500 रुपये पे किए फर्स्ट ईयर में। सर क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? पहले ही बता चुका हूँ नहीं आएगा, इस टाइप के नहीं आते, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जस्ट ऐसे ही दिमाग दौड़ा रहे थे, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन कर रहे थे, हमारी प्रैक्टिस हो रही थी बस। इसके बाद आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है अभी भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट कंसेप्चुअली कुछ नहीं था। एक बार ये एपी वाला काम एवरेज में आपके लिए ईजी हो जाएगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं, बस वो कैलकुलेटिव था, थोड़ा कंसेप्चुअली कुछ नहीं था। ठीक है, सो दैट्स ऑल। पूरे 1.25 घंटे की ये वीडियो बन गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट कर रहे हो। ठीक है जी।